बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने अपने नावल की आई थिंक सो 5th एपिसोड पढ़नी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। या तो ये आज लास्ट एपिसोड मुश्किल है, आई थिंक सो ये सेकेंड लास्ट होएगी। आए पहले एपिसोड पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग एंड पे कमेंट सेशन देखें। ये सब कुछ क्या था कल बताओ? अगर तुम चाहते क्या, अगर तुमने अस्मारा की खातिर इस मासूम लड़की को अपना लिया तो अब इससे जुड़े इस हसीन रिश्ते को निभाने से क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिसे एक एक बात समझानी पड़े। माशाल्लाह सब तुम लड़कों में भी शामिल नहीं होते, एक भरपूर मर्द हो तुम। तुम्हें कोई बात समझाते हुए अब मुझे भी बहुत अजीब लगता है। तो ना समझाओ, कब तक किरण के साय के पीछे भागते रहोगे? तुम जवाब दो मुझे। भूल क्यों नहीं जाते इसको जिसने तुम्हारे दिल की दुनिया बर्बाद कर दी? जवाब दो मुझे, कब तक तुम इस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? मुझे लगा था कि तुम इसे भुला चुके हो, लेकिन नहीं, तुम अभी तक इसकी यादों में कह रहे हो। तुम नहीं भूले इसे, अब तक नहीं भूले। इसके पीछे तुमने अपना आप बर्बाद कर रहे हो। झूठ कहते हो तुम, तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं होती तो अब तक तुम भुला चुके होते इसे। तुम्हारे साथ ना होने के बावजूद भी अब तक तुम्हारे साथ है। तुम इससे नफरत के दावेदार हो कल, लेकिन इसे छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। इसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी रोक ली है। बस करो कल, आगे बढ़ो, बस बहुत हो गया। दादा जानी से समझाते हुए कह रहे थे। कल्ब ने कोई जवाब ना दिया। वो कितनी देर से इन्हें सुने जा रहा था। यार वो इतनी बड़ी चेंजिंग इतनी सडनली आई है, उनका कल्ब कबूल करने के टाइम तो लगेगा ना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कल्ब, तुम ये बात का जवाब दो। वो इस वक्त बार वो गुस्से से चिल्ला उठे। मैं इसे भूल चुका हूँ दादू जी। इसने बहुत देर के बाद जवाब दिया। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, मैं इसे भूल चुका हूँ, लेकिन शिज़रा के साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि शिज़रा से मैं किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ। ना ही मेरी ज़िंदगी में वो लड़की कोई अहमियत रखती है। मेरी नज़र में बस एक बेवकूफ़ लड़की है जो कि और कुछ नहीं कर सकी, तो इसने ये बेवकूफ़ी करके मुझे बेबस करने की कोशिश की। मेरी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी बहन के लिए इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सिर्फ मेरी एक मजबूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जब तक मेरी बहन शहरियार के साथ खुश है, मैं इस मजबूरी को घसीटने के लिए तैयार हूँ। मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते पसंद नहीं। शिज़रा एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है। सोचने बहुत वक्त हो चुका, आपको भी नींद आ रही होगी। वो इनके करीब से उठते हुए कहने लगा। कल मोहब्बत करने वालों के साथ यूँ बेरुखी से काम नहीं लिया जाता। वो मासूम तुमसे मोहब्बत कर बैठी तो इसकी मोहब्बत का इम्तिहान मत लो। कोई नहीं, वो तो इम्तिहान लेगा तो बाद जो सिर से हाथ रख के रोएगा। यकीन करो, इसे बस एक मौके की ज़रूरत है। वो तुम्हें हर वो खुशी देगी जिसे तुम मुंह फेर कर बैठे हो, जिससे तुम दूर जाने की कोशिश करते हो। हर वो खुशी जो तुम्हारे हिस्से की है। इसे बस एक मौके की ज़रूरत है। वो तुम्हारी मुस्कुराहट को वापस ले आएगी। इसे एक मौका दे दो। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो लड़की तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर जाएगी। मैंने देखा है इसे, इसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत, इसकी बातों में तुम्हारा नाम लेते हुए जो मिठास आती है ना, वो इस सच्ची मोहब्बत का सबूत है जो वो तुमसे करती है। इसे बस एक मौका चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। दादा जान इसे देखते हुए बोले थे, जबकि वो बिना कुछ भी कहे अपने कमरे से निकल गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल खुद इसे लेने आए। इसे मुलाजमा ने आकर बताया तो वो तकरीबन भागते हुए नीचे आई थी। मुलाजमा की बात पर इसे यकीन ना आया। इसे लगा शायद इसने इसके साथ मजाक किया, और अगर ये मजाक होता तो आज इसकी मुलाजमा के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करती जो कल सुबह के अखबार में आता। लेकिन मुलाजमा की बात सच थी। वो नीचे सोफे पर मामा के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था। हाथ में चाय का कप था, जबकि मामा से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। मामा के चेहरे पर भी इत्मीनान था, जबकि अस्मारा अपने भाई के पहले बार आने पर इसके लिए कुछ बना रही थी। लो आ गई तुम्हारी बीवी भी। मामा इसे सीने से उतरते देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, ये क्या तुमने क्या हालत बना रखी है? जाओ जाकर चेंज करो, थोड़ा सा वक्त है, तुम्हें घर छोड़ कर जरूरी काम के लिए निकलना है। इसे आते देखकर वो कहने लगा। इसने एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर इसे, हाँ बेटा, कल को किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है, इसीलिए सुबह सुबह वक्त निकाल कर तुम्हें लेने आया। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुमने इसकी जिम्मेदारियों को समझा। बहुत अच्छी बात है बेटा। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? मैं यही चाहती हूँ कि तुम आगे भी कल्ब की जिम्मेदारियों को समझो। इसने मुझसे वादा किया कि जल्दी अपने काम निपटाकर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए छुट्टी लेगा। तब तक तुम भी इसकी जिम्मेदारियों को समझना, कोई भी फजूल जिद मत करना। कल्ब की ज़िंदगी एक आम इंसान से थोड़ी सी अलग है। इसके सर पर इसके मुल्क को लेकर कुछ फ़राइज़ हैं जो इसे सर अंजाम देने हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम कल्ब की ताकत बनो। एक सिपाही के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, और मुझे यकीन है कि तुम भी कल्ब को वो सपोर्ट ज़रूर दोगे। कल्ब अभी तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन जल्दी वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल देगा। मामा इसे बेहद मोहब्बत से समझा रही थी, जबकि वह समझ चुकी थी कितनी देर से कल्ब शायद इन्हें यही सारी बातें बता रहा था। चलो जी। सास्ते कल्ब ने आराम कर ली। इसने बहाना बनाया था कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गैर दिलचस्पी का। इसने मुस्कुराकर हाँ में सर लिया, क्योंकि जो भी था कल्ब के इस बहाने से इसकी माँ मुतमिन हो गई थी, जो इसके लिए भी बहुत अच्छा था। बाबा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। डिनर के बाद वो सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे तो कल्ब ने कहा। वो सुबह न जाने कैसे अपने आप ही शिज़रा को ले आया था। सबको खुशगवार हैरत हुई। एक अच्छी तब्दीली थी जो सबको बहुत पसंद आई।
हाँ बेटा बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो वापस बैठते हुए कहने लगे, दरअसल पापा मुझे जाना है एक मिशन के सिलसिले में। मेरी पोस्टिंग एक गांव में हो रही है। इस मिशन में तकरीबन मुझे आसानी से 3 से 4 माह लग जाएंगे, 6 महीने भी लग सकते हैं। इसने बात शुरू की। ये क्या तरीका कल्प, इसीलिए मैं तुम्हें ये फील्ड ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं देता था। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? अगर कहीं भी जाना तो शिजरा को साथ लेकर जाना होगा। बाबा ने इसे फैसला सुनाया। बाबा मैं आता रहूँगा, इसे वहाँ लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जगह काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। जो जगह रहने के लिए दी जा रही है वो भी इतनी काबिल कबूल नहीं है। ये गांव बहुत ख़राब हालत में है। मैं खुद भी अपने एक दोस्त के साथ वहाँ रहूँगा, इसने समझाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता कल, अगर तुम कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाएगी। कि अभी तुम्हारी शादी को बहुत मुश्किल 1 हफ्ता और तुम यूँ कहीं भी निकल पड़ो, वो भी अकेले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये लड़की इस घर में तुम्हारे नाम पर आई है, तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है, और तुम इतने लापरवाह जैसे जानते ही नहीं हो। हम सबको अच्छी तरह समझ आ रहा है। अगर इस लड़की ने तुम्हारी इज्जत रखी हुई है तो इसे मजीद इम्तिहान में मत डालो। अव्वल तो तुम कहीं जा ही नहीं रहे, अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाएगी। इन्होंने जैसे फैसला सुनाया, कल्ब ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जाए तो एक बार आप जान लें कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो कैसी है। अव्वल वहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं है, दूसरा बिजली चली जाए तो महीना महीना वापस नहीं आती। मैं इसे आसानी देना चाहता हूँ, ऐसे मुश्किल हालात में लेकर हरगिज़ नहीं जाना चाहता। पापा वो जगह इसके रहने के काबिल नहीं, हैंडल नहीं कर पाएगी, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालता है, इनके सामने रखने लगा, जिसे देखकर बाबा गहरी सोच में जा चुके थे। वो जगह वाकई शिजरा जैसी लड़की के रहने के लायक नहीं थी। इस जगह की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ कोई भी नहीं रह सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मकान सदियों पुराना है। छोटी छोटी दीवार के सामने एक दरवाज़ा, एक टूटी हुई खिड़की थी। यकीनन इस घर में एक ही कमरा था जो कि मिट्टी से बना हुआ था। बाबा को ये जगह अपनी लाडली बहू के लिए कभी पसंद नहीं आएगी, कल बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन कल को अपने बाबा की परेशानी भी ख़त्म करनी थी, और ये सिर्फ इसकी नहीं बल्कि इसकी बहन की ज़िंदगी का भी सवाल था। अगर यूँ चला जाता तो मुमकिन था कि शहरियार और अस्मारा की ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं रहता। मैं आता रहूँगा बाबा, मैं हर 15-20 दिन बाद में चक्कर लगाऊंगा। वही ने मुतमिन करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेटा अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। शादी पर भी लोगों को अच्छा खासा मौका मिल गया था, और अब तुम जानते हो तुम्हारी ज़रा सी गलती से बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। बाबा इसे समझाने की कोशिश करने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहे, लेकिन ये भी हकीकत थी कि इस जगह पर शिजरा का रहना बहुत मुश्किल था। कहाँ वो नाजुक से पली नाजुक सी लड़की, कहाँ ये सब। बाबा लोगों का तो काम होता है बातें करना। अब लोगों को बातों के लिए मैं अपनी बीवी को इस तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकता ना। चलिए अब आप आराम करें, मैंने भी निकलना, सुबह सुबह यहाँ से निकलना होगा, काफ़ी लंबा रास्ता है। इनके करीब से उठते हुए कहने लगा तो बाबा कुछ भी नहीं बोले। इनकी परेशानी को वो समझ सकता था, लेकिन इसके काम का था जिसे वो किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था। शिजरा बेटा तुम अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है। तुम्हारे वापस चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ जाओ। अभी तो वो दोनों कमरे में एक दूसरे से सिलसिले में बात करें, लेकिन गालिब साहब ने कहा वो तुम्हें कल्ब के साथ भेज कर ही दम लेंगे। अब कोई वो गैर शादीशुदा इंसान नहीं है जो यूं उठा कर अकेले निकल जाए। अब वो जहाँ भी जाएगा तुम्हारे साथ ही जाएगा, इसलिए तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। कल्ब के बाद इस कमरे में आने से पहले शादी बेगम शिजरा के पास ही, ताकि वैसे कल्ब के बारे में बता सके। चल तू तीली लाला आके मना भी अपनी ऐसी जुबान ना करिए आके। गालिब साहब ने यकीन दिलाया था कि कल्ब को शिजरा को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर ही दम लेंगे, और इसी उम्मीद पर वह यहाँ आई थी। बहुत ही फुर्तियाँ, इतना दी फुर्तियाँ मरवानियाँ बंदे ने। क्या हम कहीं जा रहे हैं? वाओ बहुत मज़ा आएगा, मैं भी अपना सामान पैक करती हूँ, बेहद खुशी से चहकते हुए बोली। इसकी खुशी देखते हुए सादिया बेगम भी मुस्कुरा दी, उसे काम पर लगाकर कमरे से बाहर निकले। हम कहाँ जा रहे हैं? और आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, सुबह भी नहीं बताया। अगर आप बता देते तो अब तक तो मैं पैकिंग भी कर लेती। वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, जैसे वो अपने मिशन के सिलसिले में किसी गाँव में नहीं बल्कि इसे लेकर हनीमून पर निकल रहा है। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ? वो बेहद सख्त लहजे में बोला। और आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि मैं आपको अकेले कहीं पे भी जाने दूंगी? आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा, आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। मैं आपकी बीवी, और आप मुझे इस तरह से छोड़कर तो हरगिज़ नहीं जा सकते। वो भी इसी के अंदाज में इसके सामने आते हुए बोली, जबकि कमरे के दरवाजे पर सादिया बेगम फ़ोन कान से लगा शिजरा के पास जा रही थी, जिसका फ़ोन ना लगने पर अक्षंता बेगम ने सादिया बेगम के फ़ोन पर कॉल की थी। इससे पहले वो कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर शिजरा को फ़ोन देती, इनकी लड़ाई पर कमरे के बाहर ही रुक गई। शिजा मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त मुझे बिल्कुल भी तंग मत करो। रास्ता छोड़ो, मुझे पैकिंग करनी है। मैं आपकी पैकिंग कर चुकी हूँ और मैं आपके साथ जा रही हूँ। आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं बीवी हूँ आपकी, इस घर की नहीं जो आप कहीं भी जाएंगे और मैं यहाँ पर रहूँगी। बीवी ने एक अनचाहा वजूद हो जो मेरी ज़िंदगी में मेरी इजाज़त के बगैर है, और जो चीज़ मेरी मर्ज़ी की ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तुम मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती शिजरा, और ना ही मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद रखना। वो बेहद गुस्से से बोला था, जबकि इसकी सारी बातें रक्षंदा बेगम फ़ोन पर अपने कानों से सुन रही थी। सादिया बेगम ने कमरे के अंदर जाने की बजाय वहीं से वापसी किरा ले ली। सादिया बहन कल भी इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? मेरी बेटी पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? सब खैरियत तो है ना? वो बेहद परेशानी से पूछने लगी। जी जी सब कुछ ठीक है, मेरे ख्याल में दोनों में कोई नोक झोंक होगी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, वो समझाते हुए कहने लगी, जबकि इनका दिल भी डर रहा था कहीं इनकी लड़ाई अस्मारा और शहरियार के रिश्ते पर बुरा असर ना छोड़े। चलो एक तो कोई इन्हों की कोई छोटी जी माड़ी जी गल होनी नहीं, तो अस्मारा तो शहरियार के रिश्ते पर असर ना पाई हुए। शहरियार शहरियार बेटा दरवाज़ा खोलो। वो थोड़ी देर पहले अपने कमरे में आया था, अब चेंज करके सोने की नीयत से बेड पर बैठने लगा जब दरवाज़ा बजा।
वो जल्दी से मामा के पास आया जो मुसलसल बेचैनी से दरवाज़ा खटखटा रही थी। क्या वो अम्मी सब खैरियत तो है? इसने इनकी परेशानी की वजह जानना चाहिए। चलो एक फ़ोन से लड़ाई सुन ली थी, अम्मी ने आखिर आ गई। कुछ खैरियत नहीं बेटा, कल शिज़ा की लड़ाई हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, न जाने वो दोनों किस बात पर लड़े थे। इनकी आवाज़ मुझे फ़ोन पर भी सुनाई दी थी। अल्लाह खैर करे। वो बेहद परेशान लग रही थी। शहरियार ने संभालने की कोशिश की। मामा रिलैक्स हो जाए, सब ठीक है, नया शादीशुदा जोड़ा, लड़ाई झगड़े कौन से कपल में नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही होगा, आप प्लीज़ परेशान मत हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैंने समझाते हुए कह रहा था, जबकि इनकी परेशानी को सोचते हुए हमारा भी अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। आपको तो पता है ना आपकी बेटी किस तरह की तबीयत की मालिक है, ज़रा सी बात इसके मजाज के खिलाफ हो तो हंगामा कर देती है। यकीनन आपका दामाद फिलहाल इसकी सोच को समझने से कासिर होगा। आप आए, मैं आपको रूम में छोड़ के आता हूँ। वो इन्हें समझाते हुए कमरे में छोड़ कर चला गया। थोड़ी देर के बाद इन्हें समझाकर वापस आए तो बेड पर लेटने के बजाय वो सोफे पर आकर बैठा और टीवी ऑन कर लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो चेंज करके कमरे में आई। इसकी सोच में मुसलसल शिजरा और कल्ब की लड़ाई की जानिब थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। कल्ब और शिजरा की अचानक लड़ाई होना और बात करके हर फर्द तक वहाँ जाना इतनी भी नॉर्मल बात नहीं थी कि सब लोग रिलैक्स होते। इसे यकीन था शहरयार भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। बिना कुछ भी बोले बेड पर आकर बैठ के शहरयार को मुखातिब करते हुए इसे इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। शिजरा और कल्ब की लड़ाई को लेकर वो खुद भी परेशान हो गई थी। वो शहरयार के साथ कितनी खुश थी। अभी रात में तो शहरयार ने खुलकर इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन अब कब से वो टीवी पर नजर जमाए किसी सोच में डूबा हुआ था। अब इसे अपनी माँ का डर ठीक लग रहा था। वट्टे सट्टे की शादी कामयाबी की तरफ कम ही जाती है। अब यकीनन शहरयार इससे अपनी बहन की तकलीफ का बदला लेगा। वो बेड पर बैठी मुसलसल सोफे पर बैठे शहरयार की जानिब देख रही थी, जिसे शायद वो भी नोट कर चुका था। इसने एक नज़र इसकी जानिब देखा। हाय जानम, ये चोरी चोरी देख कर मार ही डालोगी। वो दिल पर हाथ रखे आप भर कर कहता, इसे नज़र झुकाने पर मजबूर करके। अच्छा अच्छा देखो, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे देख रही हो। वो इसके नज़र झुकाने पर बोला तो स्मारा हैरान हुई। क्या वो भूल गया अभी मामा इसे क्या बता कर गई। जानम, अपनी मलकियत को देखने, छूने और प्यार करने का हक हासिल है आपको। यूँ नज़रें न चुराएं, अपनी परेशानी की वजह बताएं। वो इसे देखते हुए इसकी परेशानी नोट करके। शहरी शिजरा और कलब भाई की लड़ाई। डार्लिंग, इन दोनों की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती हैं, आगे जाकर मुमकिन है कि हम दोनों में भी हो। वैसे मेरी अम्मी को लड़ने झगड़ने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन तुम तो ज़ुबान अपने घर से साथ लाना ही भूल गई। मेरी अम्मी के तो ख्वाब ही अधूरे रह गए। इसका अंदाज ऐसा था कि स्मारक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अरे तुम तो मुस्कुरा रही हो, दूर से तुम्हारी मुस्कुराहट ठीक से नज़र नहीं आ रही, पास आकर मुस्कुराओ ना। इसकी मासूम सी हंसी को नज़रों में महफूज करता हुआ बोला, जी नहीं, मुझे नहीं मुस्कुराना, मैं जा रही हूँ अम्मी की मेडिसिन इनको देने के लिए। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी अम्मी के ख्वाब अधूरे हैं। वो इसे देखते हुए बोला तो इसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे डर गए इसलिए मुझसे दूर भागे। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो वो फिर सोने के लिए लेट चुका था। सो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वो आंखें बंद करते बोला। वैसे इतने डरपोक लगते तो नहीं थे। आप किस चीज़ से डरते हैं? आप मेरी मोहब्बत से या फिर अब मेरे यकीन से? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगे। कल्ब ने एक नज़र से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की थी। मुझे सुबह सुबह निकलना, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। वो बेजारी से बोला। असमारा तो कहती है कि मेरा भाई बड़ा बहादुर है, लेकिन यहाँ तो इसका भाई एक छोटी सी लड़की से डर रहा है जो इसकी नज़र में एक बेवकूफ़ और पागल लड़की है। आप कब तक मेरी मोहब्बत पर यकीन है, जबकि मैं आपकी खातिर अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ना जाने आपको किस तरह से यकीन आएगा। वो बेड पर लेटते हुए बहुत कम आवाज़ में बोली। कल कुछ भी नहीं बोला, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, बल्कि इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ये मजबूरी का तोक इसके गले में बंद आ गया था और वो इसे जान भी नहीं छुड़वा पा रहा था। इसका वजूद अपने कमरे में से तकलीफ दे रहा था। इसे दूर जाने के लिए ही तो इतने मुश्किल मिशन के लिए निकला था, वरना इस काम के लिए दूसरी टीम को रवाना किया जा रहा था। लेकिन अपनी डिस्टर्ब लाइफ को रिलैक्स करने के लिए इसने इस केस को अपने हाथों में ले लिया था। बताएं आपको किस तरह मुझ पर यकीन आएगा? ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? जान देने की कोशिश तो कर चुकी हूँ, लेकिन वो भी आपकी नज़रों में एक बेकार और बेवकूफ़ाना हरकत थी। तो बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत सच्ची लगने लगे? एक वक्ती जज्बा नहीं, बल्कि उम्र ताउम्र का जज्बा लगने लगे। इसका रोने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी तो शुरुआत ही, पप्पी से रोने लगी तो कैसे मुकाबला करेगी इस पत्थर दिल इंसान का। इस वक्त मेरी जान छोड़ दो, मैं सोना चाहता हूँ। इसके चुप ना होने पर वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। कब से इसे तंग किए जा रही थी, वो मजीद इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। ठीक है सो जाए, लेकिन ये मत सोचेगा कि सुबह मैं अकेले आपको जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, याद रखिएगा। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। इसके चेहरे से कंबल हटाकर वो चिल्लाते हुए बोली। बच्चों का खेल नहीं है वहाँ, रहना। अपनी बचकाना सोच से बाहर निकलो लड़की। वहाँ 2 वक्त तो खाना भी नहीं मिलेगा। ये नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। वो समझाने के लिए फिर बोला। मैं भूखी रह लूँगी मगर आपसे दूर नहीं रहूँगी। वो जैसे चैलेंज कर रही थी। भाड़ में जाओ। कंबल खींच के एक बार फिर से लेट गया। जहाँ आप जाएंगे वहाँ जाऊँगी, बेशक भाड़ में ले चलें। वो मुस्कुराते हुए इसके पीछे लेट गई। जो भी था वो इसे अकेले नहीं जाने देने वाली थी। आखिर इसकी मोहब्बत ही वैसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकती थी। कॉल तो सही है। यहाँ तो घर की मुलाजमा भी इस पर नज़र रखे हुए थी। वहाँ तो गांव में न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी, वो बिल्कुल रिस्क नहीं उठा सकती थी। निकालते सही है, तेनों नाल जाना चाहिए। अम्मी आप परेशान मत हो, लड़ाइयाँ तो होती रहती है और आपको तो पता ही है ना शिजरा कल भाई में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त लगेगा। इस वक्त शिजा की शरारती तबीयत कल भाई की मेचोरिटी को समझ नहीं पा रही
और ना ही कल्ब भाई शिज़ा को समझ पा रहे हैं। इन दोनों को वक्त की ज़रूरत है, इन दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत वक्त लगेगा, अभी तो ये शुरुआत है। शिज़ा कल्ब भाई के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है इन्हें मोहब्बत करने पर भी मजबूर कर सकती है। और इनकी शादी भी इस हालात में हुई है कि वो दोनों ही शादी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। फिलहाल कल्ब भाई की नज़रों में शिज़ा एक बचकाना हरकतें करने वाली बेवकूफ़ सी लड़की है जो अपनी किसी भी जिद के लिए इतना बड़ा कदम उठा चुकी है। फिलहाल कल्ब भाई इसकी फीलिंग को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे और इन दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत सारा वक्त लगेगा। अब इन दोनों में ऐसा रिश्ता है कि अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं मानेगा तो दोनों ही पकड़कर अना का मसला बना लेंगे। छोटे मोटे झगड़े होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़े इन दोनों की ज़िंदगी में इस रिश्ते को मजबूत मुकाम दे देंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ जब वो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे तभी लड़ाई झगड़े सब खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। इन दोनों की ज़िंदगी के लिए आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा जब वो एक दूसरे को समझेंगे। फिलहाल कल्ब भाई शाजी को समझने नहीं चाहते, जबकि शाजी ये सोचती है कि वो कल्ब भाई को समझ चुकी है। वो दोनों गलत है और ये बात इन्हें हम नहीं बल्कि वक्त बताएगा। वक्त इन्हें बताएगा कि वो दोनों कितने गलत हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को समझने में कितनी गलती की है। आप इन दोनों के रिश्ते को वक्त पर छोड़ दें, इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल्ब शीज़ा एक मिसाल बनकर हम सब के सामने आएंगे और आप इनकी नज़र उतारा करेंगे कि आपकी बेटी और दामाद को किसी की बुरी नज़र न लगे। वो मुस्कुराते हुए बोली तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर भी आ गई। इनकी बहू जानती थी कि किसी को मुतमिन कैसे करना है। कल्ब नाश्ते की मेज़ पर आया तो सब लोग ही जैसे इसी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ कमरे से बाहर तक आई थी। कल रात कल्ब और शिज़ा की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा भड़की थी। वो इसके सामने खुद को सोता जाहिर करके करवट बदल के, जबकि वो जानता था कि शिज़ा रोते हुए सो गई थी। वो इसके सामने खुद को बहुत ज़्यादा बहादुर और मजबूत जाहिर कर रही थी, लेकिन वो जानता था वो इतनी भी बहादुर नहीं है। कल्ब की बेरुखी यकीनन इसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन कल्ब ने कोई असर नहीं लिया। इसकी वजह से कल्ब भी काफ़ी तकलीफ में रहा था। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वजूद को अपने कमरे में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहा था। चल की हो गया, तैन भी वैसे ना इज्जत नहीं पची, तेरे कुड़ी ने मुँह ला लेता तो तेनों अपने आप तो बाहर हो ही जाना तू। इसने इसे चैलेंज किया था कि वो इसके साथ जाएगी, वो जहाँ भी जाएगा वो इसके पीछे पीछे आएगी। कल्ब ने इसकी बातों का कोई असर नहीं लिया, लेकिन वो इससे नाराज़ होकर सही थी। कल्ब ने इसे मनाने चुप करवाने की गलती हरगिज़ नहीं की, लेकिन इस वक्त तमाम घर वालों के चेहरे पर नाराज़गी और परेशानी देखते हुए ऐसे लगा कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कमरे से बाहर निकलने से पहले शिज़ा को अपने साथ लाना चाहिए था। वो सबके सामने जाहिर करने में तो कामयाब हो चुके थे कि इनका रिश्ता काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, लेकिन कल रात की लड़ाई ने सब कुछ जैसे फिर से बिगाड़ दिया था। अब वो अपनी फैमिली को अपनी वजह से किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन इस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ ख़राब होता जा रहा था। इस वक्त सब इसे नाराज़गी से देख रहे थे, इसे समझ नहीं आ रहा था वो सबको कैसे बताया कि सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग, वो अपनी सोच में मगन था जब पीछे से चहकती हुई आवाज़ आई। इसने फ़ौरन मुड़कर देखा जहाँ वो मुस्कुराते हुए सबको सुबह बखैर विश कर रही थी। मैंने आपसे कहा था 2 मिनट वेट कर ले, मैं भी आती हूँ, आपको तो बस सुबह होती बेड छोड़ने की जल्दी होती है। वो इसके साथ ही कुर्सी घसीटते हुए कल्ब से मुखातिब हुई। इसके आने पर जैसे सबके चेहरे खिल उठे थे। बाबा ने मुस्कुरा के इसे गुड मॉर्निंग विश किया। बेटा रात को तुम लोग के कमरे से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, सब ठीक तो था लग रहा है? सब ठीक तो था लग रहा था। कल्ब से कुछ भी कहे बिना इसे वो खातिब करते हुए लहजे में बेहद मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो इसे स्मारक की तरह ही चाहते थे। बाबा झगड़ा तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी कल्ब, लेकिन मैं क्या करती कि मुझे छोड़कर जा रहे थे अपने किसी काम के लिए, मैंने ना साफ साफ कह दिया मुझे भी अपने साथ आपके साथ जाना है। थोड़ी ना मैं इनको अकेले कहीं पे भी जाने दूंगी। बस इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले जाए, ये नहीं मान रहे थे। थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया लेकिन मैंने मना लिया, अकेले तो मैंने नहीं जाने दूंगी। उसे देखते हुए अपने आप वाल खींच कर बोली तो कल्ब ने से घूर कर देखा। बेटा वो जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, मैंने खुद भी देखा, मुझे वो जगह इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं तुम्हें वहाँ भेज सकूँ। बाबा ने इसे समझाते हुए कहा। बाबा जब हम सफ़र साथ हो तो तब जगह कौन देखता है, मैं जाऊँगी इनके साथ। इसने मुस्कुरा कर कुछ भी नहीं बोला बल्कि इसे नज़रअंदाज करता अपने नाश्ते में मगन हो गया। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, लेकिन वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, खासकर तुम जैसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसीलिए मैंने कल्ब की बात मान ली थी। अब वो इसे समझाने की कोशिश करने लगी। बाबा मैंने कहा ना कि अगर आपके साथ वो शख्स हो जिसे आप चाहते हो तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अगर मेरे शौहर बाहर रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस फैसला हो गया, मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी, ये जहाँ जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। वो ज़िद्दी से लहजे में कहती, बहुत मासूम लग रही थी। ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ वो जगह देख कर आओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो रहने के काबिल तो बेशक तुम वहाँ रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बाबा ने मुस्कुरा कर जैसे बात खत्म की, कल्ब ने एक बार फिर इसे घूर कर देखा, जिस पर वो आंखें पटपटाती अपने नाश्ते में मगन हो गए। यूँ अचानक जाने का फैसला कर लिया कल्ब, कम से कम हमें बता तो देते कि तुम शिजरा को भी अपने साथ लेकर जा रहे हो। और बताओ तो सही कि वो जगह कैसी है, तुम लोग को वापसी कब तक होगी। शहरयार तो यहाँ आने के बाद कुछ नहीं बोला था, लेकिन अक्षंदा बेगम की बेटी की ज़िंदगी का सवाल था, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए कल्ब से सवाल करने लगी। वापसी का भी कुछ कह नहीं सकता, वैसे 4 माह के बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। ये घर इतना ज़्यादा बड़ा हरगिज़ नहीं, छोटा सा घर है, मुलाजिम का मसला है, वहाँ इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है।
कल ये तुम क्या कह रहे हो, शाजी तो कभी ऐसे माहौल में नहीं रही, वो किस तरह से ऐसे छोटे से फ्लैट में रह सकती है? और जहाँ तक तुम्हारा कहना है वहाँ कोई मेड वगैरह भी नहीं होगी, तो काम में भी सारे शाजी को अपने हाथों से करने होंगे। इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसने तो कभी खुद से उठ के पानी तक नहीं पिया, रक्षंदा बेगम ने परेशानी से कहा। इश्क में शूकी कर ली थी तो खून सारा कुछ भी तो करना पड़ा, पानी पाँव में पीता कि नहीं पीता। आंटी मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपनी 1 हफ्ता पुरानी बीवी को छोड़कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से रहा, काम तो मुझे करना है। अगर शीजा मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप इसे ले जाए अपने साथ। वैसे भी अगर इसका शौहर ही घर पर नहीं होगा तो यहाँ रहकर क्या करेगी? और मैंने किसी फ्लैट की बात नहीं की, बल्कि गांव के छोटे से मकान की बात की। शिजरा वहाँ मेरे साथ 2 कमरों के छोटे से मकान में रहेगी। इसके ठंडे ठार अल्फाज ने शहरियार के माथे की रगे वासिया करती थी। अब तुम वहाँ गांव में मेरी बहन को लेकर जाओ, अगर वहाँ की जाहिल औरतों की तरह अपने अल्फाज दुरुस्त करो शहरियार। गांव की औरतें जाहिल नहीं होती, बस इनमें और मॉडर्न औरतों में ये फ़र्क होता है कि वो सबसे पहले अपने शौहर अपने घर पर तवज्जो देती है, ना कि फजूलियात पर। और मैं कुछ नामुमकिन बात तो नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, मुझे वहीं पर रहना है। अगर तुम्हारी बहन मेरे साथ आना चाहती है तो ठीक है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन मैं बात साफ़ करूँगा, वहाँ जाकर शिजरा को कोई आलीशान हवेली नहीं मिलेगी। 2 कमरों का छोटा सा मकान और इन्हीं में किचन का इंतज़ाम करना है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए छोटा सा वॉशरूम है, पानी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। और ये सब कुछ तब होगा जब शिजरा मेरे साथ जाएगी। इसके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मैं, अगर नहीं तो मैं हर महीने आता रहूँगा। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे हर महीने में एक दफ़ा अपनी शक्ल दिखाकर अपनी सो कॉल्ड शादी निभाता रहेगा। इसे यकीन था चाहे जो भी हो जाए, शिजरा को जब इस जगह की तफसील पता चलेगी वो इसके साथ इतने मुश्किल हालात में जाने को कभी भी तैयार नहीं होगी। वो शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाली भला 2 बूंद पानी को भी तरस जाने वाली ज़िंदगी क्यों गुजारेगी? हालांकि तो उन्हें जानता नहीं। अभी तक तो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी, वो तो जानती भी नहीं थी कि जिस जगह कल्ब जा रहा है किस जगह की जगह। गाँव की तंग ज़िंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता। फिलहाल शिजरा को सिर्फ गाँव का नाम ही पता चला था। शहरियार को समझ नहीं आ रहा था वो क्या से क्या कर डाले। इसने एक नज़र गुस्से से स्मारक की जानिब देखा, जो खामोशी से भाई और शौहर के दरमियान ठंडी जंग मुलाहिजा कर रही थी। स्मारा था कि कसूर हो जरा तो गुस्से ना कूरिया पाई जाना जी। शहरियार जितनी कोशिश कर रहा था कि अपनी बहन की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे, कल्ब इसके लिए इतनी मुश्किल बना रहा था। वो बार बार स्मारा का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। वो कल्ब की वजह से किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहता था, लेकिन कल्ब के अंदाज़े से अब ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। वो जानता था इसकी छोटी सी धमकी बहुत काम आ सकती है, लेकिन अब वो स्मारा का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। स्मारा सिर्फ कल्ब की नहीं बल्कि इसकी भी जान थी। डूब के मर जाओ धमकी देना है। शहरियार को यकीन हो गया कल्ब की पहली बीवी ने भी इसे इतनी वजूहत की बिना पर तलाक ली थी। इसके नखरे हद से ज़्यादा थे। पता नहीं इसकी बहन को आकर इसमें नज़र क्या है कि वो इसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी। अभी उस मसले का हल सोच रहा था जब शिजरा एक बड़ा सा बैग घसीटते हुए हाल में दाखिल हुई। कल मैं तैयार हूँ, मैंने सिर्फ अपना ज़रूरी सामान पैक किया, बाकी कुछ नहीं। कुछ ना कुछ हम वहाँ से कर लेंगे। वैसे गाँव में दुकानें होती हैं क्या? अपना बैग एक तरफ रखकर वो काफ़ी एक्साइटेड से होकर इससे पूछने लगी। कल्ब ने घूर कर इस नाजुक सी लड़की को देखा, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि नखरे वहाँ जाते खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाएंगे। वहाँ क्या होता है क्या नहीं, ये तो तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा। अपनी मोहब्बत पकड़ कर रखना, ये ना हो कि एक वक्त के फाके पर मोहब्बत हाथ से फिसल जाए। इसका वही चैलेंजिंग अंदाज शिजरा ने बेहद मासूमियत से आंखें झपकाई। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैंने अपनी मोहब्बत की इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि एक वक्त का फाका तो क्या, सारी उम्र की भूख में मेरी मोहब्बत में 1% भी कमी नहीं ला सकती। वो यकीन से बोली तो कल्ब से घूर कर रह गया। वो घर आया तो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। स्मारा और माँ को मुखातिब किए बिना वो कमरे में चला गया। इसके गुस्से से कमरे में जाने पर रक्षंदा बेगम ने स्मारा को कमरे में जाने का इशारा किया। आहो जा, लानता फटकारा सोन के आ। इससे खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, ना जाने शहरियार क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका गुस्सा जायज़ था। एक तो यूँ उसने अचानक से शिजरा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, और वो भी ऐसी जगह पर। शादी के शुरू के दिनों में कोई अपनी बीवी को क्या इतनी घटिया और गंदी जगह पर लेकर जाता है? कहाँ वो सुबह स्मारक को अपने साथ सवात की हसीन वादियों में लेकर जा रहा था, और कहाँ वो स्मारक का पागल भाई इसकी बहन को गाँव की गंदी और कच्ची सड़कों पर डाल रहा था। शहरियार मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, उठकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीना चाहता, मैं ऊपर छत पे जा रहा हूँ, तो पीछे मत आना। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है और सीरियसली मुझे तुम्हारे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जिससे मैं तुम पर बिल्कुल भी उतारना नहीं चाहता। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से हर्ट हो। इसने किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोला, जिसके दिल में था वो सामने बोल दिया। शायद वो चाहता था कि इसकी बीवी इसके मिजाज को समझ आए। वो समझ की थी। वो नरमी से इसका गाल थपथपाता कमरे से बाहर निकल गया। जा जाके खून सा आड़ा बना। हाय अल्लाह, मैं तो सोच सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। गांव का कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। जाने कब पहुँचेंगे हम? वो गाड़ी में बैठी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि कल्ब इसकी बातों से बेहद तंग आ चुका था। कौन सी खूबसूरती होगी गांव में? ज़रा तफसील से रोशनी डालो। तुम्हें क्या लगता है गांव कैसा होगा? वो इसे देखकर पूछने लगा। बहुत खूबसूरत होगा। इसे देखते हुए कम आवाज़ में बोली। इसे यकीन था कि इसका इतना नरम लहजा ज़रूर तंजिया था। मोहब्बत और चाहत से बात करना तो वो जानता ही कहाँ था। कौन सी खूबसूरत जगह होगी वहाँ? कच्ची सड़कें, मट्टी, कीचड़, किस चीज़ को खूबसूरती कहती हो तुम? 2 दिन बाहर होगी ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, और वो खूबसूरती जो तुम्हारे दिमाग में भरी है ना आज ही निकल जाएगी। वो उसे घूरते हुए बोला। लेकिन कल बात सुनो मेरी, तुम लड़की तुम्हारी फजूलियात नहीं सुन सकता मैं। अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं टेप लगाकर बंद कर दूंगा। घर में तुम्हारा लिहाज करा था क्योंकि वहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने वाले लोग बहुत थे, लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं होगा, याद रखना। अब तुम्हारा मुंह जब भी खुले किसी काम की बात के लिए खुले, फजूल में नहीं,
वरना मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। वो घूरते हुए बोला तो शिजा ने अपने मुंह पर उंगली रख ली, जैसे वादा कि वो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अभी वो थोड़ा सा आगे गए थे कि इसका नॉन स्टॉप बोलना एक बार फिर शुरू हो गया, लहुन तू लाला टेप। ये हम कौन सी जगह पर आए कल? वो एक छोटे से लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे को बाहर से देखते हुए बोली। इस मकान को एक ही नज़र में देख चुकी थी जो कहीं से भी रहने के काबिल नहीं था। ऐसे मकान में तो इसके घर के नौकर भी नहीं रह सकते थे, और वैसे यहाँ रहने के लिए ले आया था। तेने सारे कहने से तुम्हारे ख्वाबों का महल है, यहाँ आना चाहती थी ना, चलो आओ और सुझाव ख्वाब मोहतरमा, यही आए हैं हम और यहीं पे रहने वाले, और अगले 4 से 5 या शायद 6 महीने तक। वो अपना बैग उठाता अंदर चला गया, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता मुंह बनाते छोटे छोटे कदम उठाते इसके साथ जा रही थी, जहाँ ज़मीन पर फर्श तक नहीं था। वो क्या क्या सोच कर आई थी, गाँव के खूबसूरत नज़ारे, इसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी, और यहाँ इसे क्या मिल रहा था, ये कच्चा पक्का टूटा हुआ मकान। कल ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस जगह बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं है, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। अब तो खुद अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ आ गई थी, और वैसे भी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजारी, तो क्या फ़र्क पड़ता था वो महल मेरे या फिर छोटे से मकान में। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें वापस भिजवा सकता हूँ, यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वक्त पर बात करोगी तुम। और मेरी तरफ से जो उम्मीद लगा कर रखी है इसे भी ख़त्म कर दो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी या किसी भी औरत की और कोई जगह नहीं है। इसके कमरे में आने पर वो इसे देखते हुए बताने लगा। ये आलिशान मकान देखकर ना मेरा पहले मूड ख़राब हो गया, मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कहने की देर थी, वो मुंह बनाकर बोली, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं ख़त्म करके आता हूँ। तब तक तुम इस घर की सफाई करो, कम से कम रहने के लायक तो बने, और बेकार बैठने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई मुलाजमा नहीं आने वाली, जो भी करना तुमने करना। और जैसा कि तुम यहाँ मेरी आसानी के लिए आई हो, तो मुझे रहने में कोई मसला ना हो। जब तक मैं आता हूँ ये मकान शीशे की तरह चमकना चाहिए। और एक बात और, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे जुड़ी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओगी, मुझसे जुड़ी जिम्मेदारी। मेरी बीवी होने के नाते ये घर तुम्हारा है, जिसे निखारना सुधारना सब तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। सो मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ साफ़ सुथरा होना चाहिए घर। हमने रात यहीं गुजारनी, याद रखना। वो अपना बैग रखता वहीं से बाहर निकल गया, जबकि शिजरा भी इस घर में मजीद एक सेकंड नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। बाहर बैठी हुई थी, कल उसे छोड़कर कहीं चला गया था, पता नहीं इसने कब वापस आना था। शिजरा तो आने वाले वक्त का सोच रही थी। वो एक नज़र इस छोटे से कमरे को देखकर फ़ौरन नजरें फेर लेती। वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी, लेकिन कल्ब ने से कहकर कि तुम्हारी मोहब्बत खिड़की के रास्ते भाग जाएगी, इसे चैलेंज कर दिया था। इसने एक नज़र टूटी हुई खिड़की की लकड़ी की खिड़की पर डाली। तोबा, मेरी मोहब्बत इस खिड़की से भागेगी, मैं इस खिड़की को ही ना तोड़ दूँ। वो खुद से कहती एक बार फिर से चेहरा फेर गई। जो भी था, इस छोटे से घर में आकर इसका मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। वो अच्छी उम्मीद लेकर आई थी। अभी इस घर को साफ़ करने के बारे में सोच रही थी कि छोटी सी चारदीवारी की दूसरी तरफ से गुजरती 3-4 औरतें सर पर पानी के घड़े लिए हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी, जब अचानक इसे घर में देखकर खुशी हो गई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, आप कब आई? कल्ब साहब भी आ गए क्या? औरत ने रुक कर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, हाँ हम आ गए शाम को ही, लेकिन तुम कल्ब को कैसे जानती हो? वो औरत से पूछने लगी। अरे बीबी जी, कल्ब साहब को कौन नहीं जानता, इनको तो पूरा गांव जानता है। इन्हीं की वजह से तो आज हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वरना चौधरी ने तो जीना हराम कर दिया था। हमने तो कल्ब साहब से कहा था कि आने से पहले हमें बता दें, ताकि हम इनका घर साफ करवा दें, लेकिन इन्होंने तो हमें अपने आने की खबर ही नहीं दी, इसने अफसोस से करते हुए कहा। हाँ, दरअसल इनका अचानक ही आना हुआ। शिजा को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे, इसीलिए सोचते हुए कहने लगे, बीबी जी फिर तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो हम सफाई करवा दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी औरत ने इनके घर के अंदर झांकते हुए कहा, कि जैसे शिजा को उम्मीद की किरण नजर आई। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगी? इसने खुशी से कहा। क्यों नहीं बीबी जी, आपके शौहर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकती। वो कड़ा एक तरफ रखते हुए इससे कहने लगी, तो शिजरा खुश होगी। इन 4 औरतों ने थोड़ी देर में घर साफ करवा दिया। वो सोच रही थी, ना जाने कैसे करेगी सब कुछ। इन औरतों ने तो इसे किसी काम को हाथ भी ना लगाने दिया। अरे वाह, अब तो ये घर काफ़ी अच्छी हालत में आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, कम से कम रहने के तो काबिल बन गया। इस मकान को देखते हुए इन औरतों का शुक्रिया अदा किया, जो उसकी मदद करने के बाद अब फिर से अपने घरों की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। अरे शुक्रिया की क्या बात है बीबी, आप तो हमारे माई बाप है। आपके शौहर की वजह से तो अब वो जालिम चौधरी हमें तंग नहीं करता, वरना इसने तो हमारी ज़मीनें हथिया ली थी। कल्ब साहब का जितना शुक्रिया अदा करे इतना कम है। वो इसके हाथ थामते हुए बोली थी। शिजरा को कल्ब की बीवी होने पर फ़ख्र हुआ। बीबी जी, आपको कल भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब आ जाएंगे सुबह, और बाकी जो बचा वो भी कर देंगे। एक लड़की ने कहा, जब अचानक कल अंदर दाखिल हुआ। किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम जिसके हम वही कर लेंगे। इसका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा रूड था। सलाम साहब जी, हम तो बस बीबी जी की मदद के लिए कह रहे थे, एक लड़की बोली। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी को यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं अपनी मदद कर सकूँ। आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल अंदाज़ा लगा चुका था, ये सारे काम करना शिजरा के बस की बात नहीं है। अगर वो मदद करना चाहती तो आपको क्या मसला। अच्छा ना, कि वैसे भी इस इतने गंदे घर को साफ़ करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा ही है कि आप भी तो इनके लिए इतना कुछ करते हैं, अगर थोड़ा सा काम करती तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसके कान के बिल्कुल करीब आते हुए बोली। तुम चुप रहो, अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ करता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इनसे इनका बदला चाहता हूँ। मुझे बदला सरकार देती है। वो भी कम आवाज़ लेकिन काफ़ी रूड होकर बोला। आप लोग जाएं, काफ़ी देर हो रही है। वो इसको जवाब देता है, एक बार फिर से इनकी तरफ मतवज्जो होकर बोला, ठीक है साहब जी, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। हम तो आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। खुश रहे। आहो, इन अदर वर्ड्स खसमान खा मगरो लै।
वैसे आपकी बीवी बहुत सोनी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि वो औरतें कुछ और कहती, शिजरा बोली, एक तो ये सारी औरतें पहले इसकी बहुत सारी मदद कर चुकी थी, ऊपर से प्यारी सी दुआ ने शिजरा का जैसे दिल ही जीत लिया। जबकि कल इस पर बिना कुछ भी बोले घर में दाखिल हो चुका था। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े निकालो, फिर मुझे बाहर जाना, कुछ खाने के लिए लाना होगा। इसके अंदर दाखिल होते कल्ब ने कहा तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। कल्ब ने पहली बार इसे कोई काम कहा था और सच में इसे करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। और जब से यहाँ आई थी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखी थी। जब से बीमार हुई थी इन्हें तो अपने गार्डन का बिल्कुल होश ही नहीं रहा था। इतना खूबसूरत गार्डन चंद ही दिन में बुरी हालत में आ गए थे, लेकिन अब अस्मारा एक बार फिर से संवारने में लगी थी। गार्डन खूबसूरत था, आजकल वो ज़्यादा वक्त इसी बागीचे में गुजारती थी। कल वो जाने वाली थी तो इसने सोचा कि जाने से पहले माली को इस बगीचे के बारे में ठीक से मालूमात दे दे, ताकि वो कुछ भी ख़राब ना करे। कल वो शिजरा के जाने की खबर इसे मिल चुकी थी। इसे लगा था कि शहरयार का मूड ख़राब होगा, लेकिन सुबह जाते हुए इसे बहुत अच्छी तरह से मिलकर गया था। रोज़ की तरह इसे फ़ोन करके ना जाने कितनी बार मिस यू भी कहा था। सुबह भी इसे बता कर गया था कि आज इसे बहुत सारा काम होगा, हो सकता है उसे फ़ोन या मैसेज ना कर सके, लेकिन सिर्फ एक ही बात ही थी। शहरयार ने आज भी इसे बहुत बार फ़ोन किया और ना जाने कितनी बार मैसेज भेजा। वो सच में एक बहुत ही केयरिंग शौहर था। अस्मारा खुद को खुशकिस्मत कहती थी। अभी तो ना जाने कितनी देर माली बगीचे के बारे में बताती कि शहरयार की गाड़ी है रुकी। वो आगे पीछे जाने की बजाय इसे गार्डन में देखता सीधा वहीं आ गया। आई मिस यू सो मच मेरी जान, इसका माथा चूमते वो रोज़ की तरह बोला, जिसके जवाब में इस्मारा ने मुस्कुराते हुए इसकी मोहब्बत का वसूल किया। चलो ऊपर जल्दी से मुझे मेरे कपड़े निकाल दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ, बहुत थक गया हूँ मैं। वो इसके कंधे पर हाथ फैलाते हुए अंदर ले जाने लगा। शहरयार आपके कपड़े मैंने निकाल कर रखे, आप जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं माली को बगीचे के बारे में सब कुछ बता के आती हूँ। इसने इसे देखते हुए इसका ध्यान बगीचे की जानिब किया। अस्मारा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ जिस चीज़ को अहमियत दूँ, बदले में मुझे भी इतनी अहमियत दे। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। शहरयार, मैं आपको इग्नोर तो नहीं कर रही, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि अगर हम ऐसे चले गए तो माली बागीचे को ख़राब कर देगा। अभी तो ये हालत बेहतर हालत में है। वो इसे समझाते हुए अपनी धुन में बोली। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए इग्नोर होना पसंद नहीं हूँ, बेहद सख्त लहजे में बोला। शहरयार, ये बगीचा बहुत खूबसूरत है, अगर ये तुम कमरे में जाओ, मैं कमरे में आकर तुमसे बात करता हूँ। बेहद सख्त लहजे में कहने लगा। इस बार इसके सख्त लहजे को अस्मारा ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। वो बिना कुछ भी बोले यहाँ से चली गई। शहरयार अभी तक कमरे में क्यों नहीं है? वो तो काफ़ी देर से इसके कपड़े निकाल कर बैठी हुई थी। वो 2-3 मिनट पर इसका दिल चाहा वो चली जाए शहरयार को देखने के लिए, लेकिन इसके गुस्से का सोचते हुए वापस नीचे नहीं गई। इसी ऊपर तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब इसे परेशानी होने लगी। ये ना हो शहरयार नीचे ही कहीं मुलाजिमों पर गुस्सा निकाल रहा हो। जाकर देख ही आती हूँ, ये ना हो कि मेरी वजह से बेचारे मुलाजिम ना डांट खा रहे हो। पता नहीं आजकल इन छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों आता था। वो कुछ सोचते हुए उठकर बाहर की जानिब आई, जब शहरयार सामने से मुस्कुराता हुआ नजर आता। कहाँ रह गए थे आप शहरयार? मैं कब से आपका इंतजार करती थी। आपके कपड़े निकाल के रखती हैं, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इसके खुशगवार मूड को देखते हुए इसकी टेंशन भी खत्म हुई। तुम कहाँ जा रही हो डार्लिंग? चाय शायद बाद में पी लेंगे, पहले थोड़ा रोमांस ना हो जाए? वो बेबाकी से कहते इसे अपने बाजू में उठाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि इसकी बेबाक हरकत पर वो घबरा कर आगे पीछे देखने लगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अस्मारा, शौहर मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे छोड़कर पूरी दुनिया से डरती हो। मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने तुम्हें मेरी बाहों में देख भी लिया तो कोई क्या हमारा क्या उखाड़ लेगा? वो इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, जी नहीं, मैं आपसे भी नहीं डरती। बस आपकी बेबाक किस्म की हरकतें हैं ना, ये मुझे डरने पर मजबूर कर देती हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? बुरा लगता है शहरयार। वो अपना पॉइंट इसके सामने क्लियर नहीं कर पा रही थी। यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसा लगता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे जीऊँ, और तुम्हें मैं पूरा हक देता हूँ कि तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे रह सकती हो। किसी से डरने या किसी की सोच से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बेहद मोहब्बत से समझा रहा था। अस्मारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उफ़, तुम्हारी मुस्कुराहट, कभी कभी दिल करता कि खा जाऊँ तुम्हें। फिर सोच कर रुक जाता हूँ कि बीवी के बगैर गुजारा भी नहीं। अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं। वो जुबानी अंदाज में कहता है, इसे लम्हे में सुर्ख कर गया। तोबा है शहरयार, शर्म तो आपको छूकर नहीं गुजरी। अस्मारा शर्म से सुर्ख होते हुए बोली। यार, ये शर्माने वाला काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। जितना चाहे शर्मा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। इसके लबों पर एक बेताब सी जसारत करता हुआ मजीद गुस्ताखियों पर उतर आया। वैसे आप थे कहाँ? मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। नीचे क्या कर रहे थे? मामा तो सो रही हैं। इसे अचानक याद आया तो पूछने लगी, तुम्हारी नज़रअंदाजी की वजह दुनिया से मिटा रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, खासकर इस शख्स की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसके लहजे में किसी किस्म की कोई सख्ती या सर पर नहीं था। वो इसी अंदाज में मोहब्बत से देखते हुए बोला, जबकि इसके लफ्ज़ों पर परेशानी से देखने लगी। क्या मतलब शहरयार, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। वो परेशानी से बोली। देखो मेरी बात सुनो, मामा अकेली होती थी, इनके पास करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए मैंने इन्हें वो गार्डन बना कर दिया ताकि वो वहाँ अपना वक्त गुजारे, बोर ना हो। मामा किसी तरह इस गार्डन को संभालने वाली हरगिज़ नहीं। इनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती तो वो गार्डन को वक्त नहीं दे पाती। ऐसे में तुम गार्डन को वक्त देती हो, सारा वक्त वहाँ गुजारती हो, सारा दिन तुम्हारा वहाँ पर गुजर जाता है, तो तुम्हें यकीनन सारा दिन मेरी तो याद आती नहीं होगी, जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैंने इस इग्नोरेंस की वजह को मिटा दिया। वो पुरसकून सा बोल रहा था, जबकि अस्मारा को समझने में रहने लगी वो गार्डन का बेड़ा गर्क कर चुका है। वो और फिटे हाथ तेरे थे। मैंने आपको कब इग्नोर किया शहरयार? मैंने कब आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? वो हैरानगी से पूछ रही थी। इसके मामले में इतनी लापरवाह तो हरगिज़ नहीं थी
कि वो इसे मैसेज करता और तुम्हारे से जवाब न देती। ऑफिस से घर आते हुए मैंने तुम्हें मैसेज किया, यकीनन इस वक्त वहाँ गार्डन में थी, जिसका तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। और सच में मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बल्कि चुभी है। और फिर तुम इस गार्डन के लिए मुझसे बहस कर रही थी। मुझे बुरा तो लगेगा ना, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने बार तुम मुझे इस तरह से नज़रअंदाज करने लगी। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो किसी भी तरह पसंद नहीं आ सकती। अस्मारा ये बात याद रखना, मेरी माँ मेरी बहन ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इग्नोर नहीं किया, और तुमसे भी मैं यही ऐसी उम्मीद रखता हूँ। वहाँ पर ने दिमाग ख़राब किया है तेरा, तुमने पागल कर देता है इंपॉर्टेंस दे दे के। बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ या नहीं। वो इसे देखते हुए अपने पास के पूछने लगा। मेरा फ़ोन अंदर कमरे में था, मुझे सच में पता नहीं चला कि आपने मुझे मैसेज किया। शेर यार, आप मेरे लिए बहुत अहम है, मैं आपको इग्नोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको शिकायत का मौका न मिले। इसे सच में शर्मिंदगी हो रही थी। पहले माँ भैन ने दिमाग ख़राब किया, जो बीवी ने उन्होंने समझा तुम्हें सामान पे पहुँचा देना। इसने फ़ोन वाकई अपने कमरे में छोड़ दिया तो वो नीचे गार्डन में थी। ये गलती माफ़ की, लेकिन आइंदा कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। इसके लबों पर झुकते हुए जैसे इस मौजू को ही ख़त्म कर देना चाहता था, जबकि अस्मारा ने इसे कभी भी नज़रअंदाज न करने का फ़ैसला कर लिया। इसके मैसेज का जवाब न देने का मतलब इसे नज़रअंदाज करना था, ये जान के तो अब अपने मोबाइल को लेकर भी किसी किस्म की लापरवाही नहीं कर सकती थी। इसका शौहर कब किस बात का बुरा मान जिसे कुछ पता नहीं चलता था। अभी इसके मूड को समझने के लिए इसका खासा वक्त दरकार था। वो खाना लेकर आया तो शिजरा इसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो जल्दी घर नहीं आना चाहता था, लेकिन सोच कर कि वो घर पर अकेले इसे जल्दी आना पड़ा। वो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान हरगिज़ नहीं था। वो इसकी छोटी सी बीवी वक्त से पहले इस पर अपने सर पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ डाल चुकी थी। आज बेध्यानी में इसने अपना और इसका मुआवजा कर डाला। एक छोटी सी ज़िद्दी सी लड़की, जिसे पता भी नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में आने क्या होने वाला। मोहब्बत के नाम पर अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल चुकी थी। वो इस मोहब्बत को भी समझना ही नहीं चाहता था। इसके लिए इसकी मोहब्बत कभी थी नहीं। इसकी नज़र में अब भी इसकी मोहब्बत सिर्फ एक गलत फैसला था, जिसका एहसास इसे आने वाले वक्त में होना था। वो नहीं चाहता था कि वो इसके साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी के ख्वाब देखे, क्योंकि जो मुमकिन ही नहीं था वो इसे ज़िंदगी के ख्वाब क्यों दिखाता। वैसे जिनने पहले रूड होंगे ना, बाद छोटे फड्डे रान मरीद बन दिया। वो हकीकत की दुनिया में रहने वाला इंसान था। वो इससे भी झूठी दुनिया के ख्वाब नहीं दिखाना चाहता था। वो चाहता था वो इस बात को कबूल करे, ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी इसने सोच रखी है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया का हर मर्द ऐसे ही हो जैसा इसका भाई है, जो हर वक्त इसके नखरे उठाए, इसकी फरमाइशों को पूरा करे। कल भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो इसके साथ आगे की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना नहीं चाहता था। शिजा के साथ आगे बढ़ना इसके बस में नहीं था। ये नहीं था कि इसने कभी ज़िंदगी में दूसरी शादी करने का फैसला नहीं किया था। वो आगे बढ़ना चाहता था। वो किरण को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब भी नहीं। इसकी फैमिली को बहुत लंबे अरसे से लग रहा था कल ने किरण के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो इसके बचपन की साथी थी। इसे दुख था इस इंतहाई कदम पर, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल इसके नाम पर बर्बाद किए थे। लेकिन इस सब के बाद इसी लड़की की ख्वाहिश रखना, वो इसके लिए अपनी ज़िंदगी रोक देना, ये सब कुछ कलब की सोच नहीं थी। कलब की सोच होती थी, कलब में छितर मैमा आने से सब तो पहले वो खामोश हो गया था, क्योंकि वो लड़की कोई गैर नहीं बल्कि इसके सगे चचा की बेटी थी। एक ही घर में इसने इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी थी। इसके चले जाने के बाद बहुत मायूस हो गया था, और फिर इसने पुलिस फील्ड ज्वाइन कर ली। यहाँ आती ऐसे ऐसे केसेस का सामना करना पड़ा कि सख्ती इसकी तबीयत का हिस्सा बन गई। लेकिन इसकी सख्ती को घर वाले किरण की बेवफाई का दुख समझते रहे, तो ये इनकी गलत फहमी थी। हाँ, ये हकीकत थी कि इसे किरण से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसके साथ गुजरे चंद सालों में इसके साथ बहुत मुखलिस रहा था। इसने इसके साथ जुड़े रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया, लेकिन ये भी हकीकत नहीं थी कि इसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता। हाँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कमी तो आ गई थी, जिसे वो चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहा था। ये भी हकीकत थी कि अपनी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी की सोच के वो हमेशा परेशान होता था। इस लड़की को इसने क्या नहीं दिया, अपनी वफ़ाएं, अपनी मोहब्बतें, यहाँ तक कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन फिर भी इसे छोड़कर चली गई, क्योंकि इसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, और कल भी इसकी ख्वाहिशों की खातिर अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगा सकता था। इसे छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसकी चॉइस शिजरा जैसी लड़की हरगिज़ नहीं थी। वो अपने लिए एक मैच्योर लड़की के बारे में सोच रहा था। भावें मैच्योर आकर तेन छित्तर मार दी, तेन मूँह ना लांदी, तो फिर तू सैट सी दूजी किरण होंदी। वो चाहता था कि जो हाँ हाँ कितने चला गया मेरा हाथ। वो चाहता था कि जो लड़की इसकी ज़िंदगी में आए, कम से कम ज़िंदगी के तलख पहलू से वाकिफ़ हो। इसका पहला तजर्बा बहुत बुरा रहा। वो अपनी ज़िंदगी में आगे के लिए एक इमेच्योर लड़की के बारे में हरगिज़ नहीं सोच सकता था। शिजा के लिए वो कैसे कुछ भी सोचता, इसके लिए ज़िंदगी मजाक थी। जब चाहे ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, तो तू ही तो गया सी कि कर दे, तो फिर उन्हें तेन कुछ ना कुछ तो सबूत देने वास्ते करना ही सी। लेकिन आ चावल मारी के जी भरा दे विआह तो कर ली, वो मेरा इख्तलाफ हाले भी हुई है यार। अच्छा भला मेरा सारा दिन गुजरा है, मुझे फ्लू नहीं था, अभी मैं सो के उठी हूँ तो चल छिक्का शुरू हो गया पी। सिर्फ एक नज़र में मोहब्बत हो जाती है, फिर इसके लिए हर हद पार कर देना। अगर शिजा के नज़दीक मोहब्बत थी तो वो इसे मोहब्बत नहीं कहता था, ये सिर्फ बचपना था, बेवकूफ़ी थी। क्या यहाँ सिर्फ यही एक सिंगल बेड है? वो पूरे घर में पहली नज़र दौड़ा चुका था, लेकिन फिर भी इससे पूछना ज़रूरी समझा। आप एक बार सारे घर की तलाशी ले लें, हो सकता है मैंने कोई दूसरा बेड छुपा दिया। इसके अजीब से सवाल पर शिजा ने अजीब सा ही जवाब दिया, चंगा जवाब देता। क्या हम दोनों यहाँ पर सोएंगे?
वो छोटे से सिंगल बेड को देखते हुए बोला, क्या हम पहली बार एक बेड शेयर करेंगे? इसके सवाल पर एक बार फिर से सवाल आया। मेरे बेड के घर के बेड और इस बेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसने घूरते हुए जवाब दिया। हाँ ये तो अब इतना बड़ा जहाज़ी साइज बेड और ये छोटा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहने वाले हैं। वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी कि कल कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। इससे पहले कि कल बेड तक जाता वो पहले बेड पर बैठ गई। अच्छा सुने, आप ज़रा फैल कर मत सोइएगा और हाथ पैर भी मत चलाइएगा, एक तो आप इतने मोटे हैं, एक ही धक्के से मुझे नीचे गिरा देंगे, मुंह बनाते हुए बोले। इसके अंदाज पर कल्ब को अपनी बॉडी पर अफसोस हुआ। इसके सिक्स पैक्स को कितनी आसानी से इसने मोटापे का नाम दे डाला था। अगर वो इसके जैसा इमेज और बचकाना सोच का मालिक होता तो ज़रूर लड़ने बैठ जाता, लेकिन इस वक्त बहुत थका हुआ था, इसलिए बिना अपना वक्त आया कि वो बेड पर आए, इसकी टांगें जो बेड पर फैली हुई थी उठाकर एक साइड की और सोने के लिए लेट गया। इसके ऐसा करने पर वो तकरीबन बेड से नीचे गिरने वाली हो चुकी थी। बेड पर इसके सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। इससे पहले वो करवट लेता, अचानक ही वो लेटते हुए इसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। अभी सही है शिजरा, ये क्या हरकत है, पीछे होकर सो जाओ, वो सख्ती से बोला। पीछे ज़मीन है और मुझे ज़मीन पर सोने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, वो आंखें बंद करती जताते हुए लहजे में बोली। कलब बिना बहस की आंखें बंद कर चुका था जब इसकी आवाज़ सुनाई दी। वैसे पापा को तो ऐसी गलतफहमी थी कि मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, मैं तो यहाँ काफ़ी आसानी से आज एडजस्ट कर रही हूँ। इसके लहजे की शरारत को वो अच्छे तरीके से समझ गया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। इसकी आंख खुली तो शिजरा इसके सीने पर सर रख के गहरी नींद में सोई थी। इसे लगा था शायद वो इसे रात में तंग करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने आहिस्ता से इसका सर तकिए पर रखा, इसके करीब से उठा, लेकिन इस दौरान ही शिजरा की आंख खुल गई। जाग गई तो जाकर चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता लेने जाता हूँ। वो उठते हुए बोला तो शिजरा ने इसे ऐसे देखा जैसे कोई नामुमकिन काम कह दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इसने पूछा। आपको किसने बोला कि मुझे चाय बनानी आती है? वो मुस्कुराकर कुछ शर्मिंदगी से बोली। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? इसने हैरानगी से पूछा। शर्मिंदा तो पहले हो चुकी थी, फिर नफ़ी में सर लाते वैसे कैसे शर्मिंदगी होती? सही गल है, क्या मतलब है तुम्हें चाय बनानी तक नहीं आती? तो यहाँ मेरे साथ मुंह उठाकर क्यों आ गई हो? आपने मुझे यहाँ लाने से पहले पूछा था कि मुझे चाय बनानी आती है या नहीं आती? आप मुझे बिल्कुल भी निकम्मा हरगिज़ न समझे, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत कुछ बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन चाय बनाने कभी नहीं सिखाई, वो साफ गोई से बोली। मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, चाय मैं ऑफिस में पी लूँगा, वो कहते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया। शीर्षा को इसका इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसने सोच लिया जैसे वो घर जाएगी सबसे पहले चाय बनाना सीखेगी। जब तक मैं वापस आता हूँ घर साफ़ कर देना, तुम्हें गंदगी में रहने की आदत होगी, मुझे नहीं है। जब तक मैं आता हूँ सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला। शीर्षा को इसका लहजा अच्छा नहीं लगा, वो इसे गंदी बच्ची कह रहा था जो कोई बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा जी, चल तूने सफाई करके सरप्राइज दे दी, खुश होने फेर नहीं होना। इसके घर से निकलते इसने झाड़ू उठा लिया और फिर इसके वापस आने से पहले इसने घर के अंदर से पोछा भी लगा डाला। कल जब दोबारा घर के अंदर कदम रखा तो इसकी हालत काफ़ी साफ़ थी। साफ़ सुथरा घर देखकर इसे भी खुशी हुई। शायद वो इस पर जाहिर करना चाहती थी कि इसके यहाँ से आने पर से कोई मसला नहीं है और इसके यहाँ साथ यहाँ आकर बहुत खुश है, लेकिन कल भी इसे इतनी आसानी से खुश नहीं होने दे सकता था। इसे इसकी गलती का एहसास दिलाना तो अपना फ़र्ज समझता था। देखने कौन जीतता। ये नाश्ता प्लेट्स में डाल कर लाओ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है, वो इसे देखते हुए सख्त लहजे में बोला। वो जिससे शायद शाबाशी की उम्मीद कर रही थी, इसके सख्त लहजे पर मुँह बना के। खड़ूस कहेंगे, दिल खुश करने की खातिर मुस्कुरा ही देते। इतनी मेहनत की मैंने सारी वेस्ट कर दी अपने खड़ूसपन में। वो ऑफ मूड के साथ बड़बड़ाई, लेकिन सामने वाले को कौन सा कोई फ़र्क पड़ता था। घर के छोटे छोटे काम तो सुबह सवेरे ख़त्म कर चुकी थी। कल के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बोर होने लगी। यहाँ आकर इसने वो काम भी किए जो इसने पहले कभी नहीं किए थे, जैसे पोछा लगाना, वॉशरूम साफ़ करना, ये सब कुछ इसके लिए बिल्कुल नया नया था। घर में इतने सारे मुलाजिम होने की वजह से इसने कभी इन कामों को हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन मामा इसको फिर भी छोटे छोटे काम सिखाती रहती थी। वो अपनी बेटी को बिल्कुल निकम्मा नहीं बनाना चाहती थी। इन्हीं की मेहनत थी जो आज काम कर रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था। वो सुबह सुबह यहाँ से निकले, लेकिन इन्हें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 7 से 8 घंटे लग गए। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर इन्होंने स्टे किया। शहरयार के साथ ज़िंदगी का ये पहला सफ़र बहुत खूबसूरती से गुजरा था। वो इसके साथ काफ़ी पुरसुकून होकर सफ़र कर रही थी। अच्छा, उधर हनीमून चल रहा है। शहरयार का इरादा था पहले ड्राइवर के साथ आने का, लेकिन बाद में शहरयार ने इसके साथ एक खूबसूरत रोमांटिक सफ़र की खातिर ड्राइवर को बीच में ऐड ना किया। इसे ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी ऑफिस या कहीं भी बाहर जाता अपने ड्राइवर के साथ जाता, लेकिन अपना ये सफ़र अपनी बीवी के साथ बहुत रोमांटिक बनाना चाहता था। अच्छा जी, वो इसके साथ हमारा भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो खुलकर इससे बातें करती, अपनी सोच शेयर कर रही थी। शादी के इन चंद दिनों में बहुत अच्छे तरीके से शहरयार को सहमत की थी। शहरयार अपना नज़रअंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा टची था, बहुत से ज़्यादा बेबाक और अपनी फीलिंग खुलकर जाहिर करने वाला इंसान था। इसका मूड कब क्या होता है वो समझ नहीं पाती। इसे गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता था, लेकिन अपना गुस्सा वो खुद हैंडल करना जानता था। वो खुद से जुड़े लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता था। इसके हर अंदाज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि असमाना इससे ज़्यादा किसी भी और चीज़ को अहमियत दे। लो जाने मन, आप अंदर जाएं, घर देखकर मेरा इंतज़ार करें, और जब तक मैं आता हूँ मुझे मिस करो। वो इसका गाल चूमता पीछे हटा तो वो चेहरा लिए गाड़ी से उतरने लगी। जब अचानक शहरियार ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आती डार्लिंग, जब तुम इस तरह से शर्माती मैं परेशान हो जाता हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी जसायत होगी जिस पर तुम ये शर्मा रही हो। और फिर तुम मुझे खुद ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती हो, क्योंकि तुम्हारे सुर्ख चेहरे का इल्ज़ाम मैं खुद पर आधा अधूरा नहीं ले सकता।
मैं उसके लबों पर झुकते हुए तमहीद बांधते हुए बोला। जो पहले इसकी नज़रों की तपश और बेबाक बातों पर सुर्ख हो रही थी, इसके अचानक होने वाली जसारत ने इसे मजीद लाल पीला कर दिया। हाँ अब शर्मा, अब इस सुर्ख चेहरे का इल्ज़ाम पूरी तरह खुद पर लेने को तैयार हूँ। मुतमईन हुआ। यह भी सही है। इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना हसीन कॉटेज होगा। शायद शिजरा इसी के बारे में बात करती थी, इसके भाई के पास नारायण में एक बेहद खूबसूरत छोटा सा घर था। चल पिछली बार तो नहीं घूम फिर से किसी हून घूम जा। इसका दिल चाहा वो सारी ज़िंदगी के लिए यहीं बस जाए। वो कभी इतनी खूबसूरत जगह पर आएगी तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। और पहाड़ी तो तरह जरूर डुबन जाएंगी जिथे पहले गई ऐसी तस्वीरें बनाने वास्ते। शहरिया जब तक सिक्योरिटी चेक करके वापस आया तब तक वो घर का एक एक कोना घूम चुकी थी। इस वक्त खिड़की पर खड़ी रात की सर्दी को महसूस करते हुए मुस्कुरा रही थी। दरबार से अंदर दाखिल होते शहरियार ने इसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट देखी। इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट को अपनी मुस्कुराहट में जज़ब कर लेना चाहता था। खिड़की के शीशे के साथ टेक लगाए वो आसमान में कहीं गुमती शहरियार को यकीन था वो इसी के ख्यालों में गुम, और किसी को सोचने की वजह से ज़्यादा देता ही कहाँ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके बिल्कुल करीब आ गया और इसकी नज़रों के ताक़ुब में आसमान की जानिब देखा था। चमकता चांद अपनी तमाम तर खूबसूरती में इसकी आंखों का हसीन मंजर बना हुआ था। शहरियार के माथे की लकीरें वाज़ेह होने लगी। इसने एक झटके से स्मारक को खींच कर अपने बेहद करीब कर लिया। चलो जी, हुण जेलसी तारे तो भी होने लग पई है। अब सड़ के ख़त्म हो जाना शहरियार। मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक घर देखना। इसके लहजे में सटपन उतरा। इसके अंदाज पर स्मारक को घबराहट होने लगी। मैं घर देख चुकी हूँ शहरियार। मैं तो बस यहाँ रुक कर चांद को घर देख चुकी थी तो फिर यहाँ खड़ी होकर वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी। बेडरूम में मेरा इंतज़ार भी कर सकती। तुम थोड़ी देर पहले सफ़र के दौरान जो नरमी इसके लबो लहजे में थी वो अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मैं जा रही थी शहरियार, रूम में खिड़की खुली देखकर यहाँ आकर आपका इंतज़ार करने लगी। वो निगाहें झुकाए सहमे हुए लहजे में बोली। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। डोंट, ये आंसू बहना नहीं चाहिए। आज के बाद तुम मुझे कभी चांद को तो कभी फूलों को देखती नजर ना हो। तुम्हारे लिए एक एक लम्हे एक एक नज़र पे मेरा हक है। सिर्फ मुझे देखो, सिर्फ मुझे सोचो। तो अब बाला अगर रहा होता आसमान तक मेरी पहुंच नहीं, इसलिए मैं चांद तुम्हारी नज़रों से दूर नहीं कर सकता। बेहतर है कि तुम इसके सामने से हट जाओ। वो गुस्से से खिड़की बंद करते हुए बोला। चांद से अपने शौहर की जेलसी से कुछ समझ ना आई। 2 दिन पहले इसने फूलों की खूबसूरत से लॉन को तबाह किया था सिर्फ इसलिए कि आसमाना ने कह दिया था कि वो खूबसूरत है। इन फूलों से नज़र हटाना इसके लिए मुश्किल है। अब खड़ी ज़मीन को क्या घूर रही हो? चलो आओ तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने बेडरूम की सारी सेटिंग चेंज करवा दी, क्योंकि पहले मैं यहाँ अकेला आता था, लेकिन अब मेरी जान मेरे साथ है। अपना रूम मैंने कपल के तौर पर डेकोरेट करवाया। वो इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग करता अपने साथ अंदर ले जाने लगा। इसके लहजे में दोबारा से नरमी आने लगी। शहरियार का धूप छाँव सा अंदाज समझने में इसे न जाने कितना वक्त लगना था। कभी इसके लहजे की सख्ती और सड़पन से इसे डरा देता तो कभी इसकी तवज्जो इसकी मोहब्बत इसे एक नई अलग दुनिया में ले जाती थी। इसने सोच लिया था अब जैसा कब जाएगा वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। इसकी मोहब्बत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुकी थी। इसने बिना किसी की मदद लिए घर को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। वैसे भी घर इतना छोटा सा था कि काम ना होने के बराबर था। इसे ज़िंदगी में कभी बर्तन नहीं धोए थे, लेकिन कोशिश की तो वो भी हो ही गया। कल भी से यहाँ पर सोच कर लाया था कि वो इस काम से घबरा कर यहाँ से चली जाएगी, फिर दोबारा इसे तंग नहीं करेगी, लेकिन शायद वो भूल गया था कि इसके निकाह में आ चुकी है। अब तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो इसे इसकी मोहब्बत की नफ़ी करवा सकती। मोहब्बत के मामले में बहुत आगे निकल चुकी थी और कल भी इस बात को समझना नहीं चाहता था। दिन में कल्ब ने किसी को घर भेजा तो इसे दोपहर का खाना दे गया। मतलब कि इसे खाना बनाने की फिक्र नहीं थी। वो वैसे भी अच्छा खाना बनाना नहीं जानती थी और वो नहीं चाहती थी कल्ब की नज़रों में इसका जो थोड़ा बहुत सुगड़पन नजर है वो इसकी नज़रों से ओझल हो जाए। लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी, क्योंकि जब शाम कल्ब घर वापस आए तो इसके साथ 2 और आदमी थे, जिनके घर में हाथ में किचन का सारा सामान मौजूद था। ये सारा सामान अंदर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बस इतना कहकर चला गया जबकि शिजा इन लोगों को अंदर का रास्ता दिखाती किचन के करीब सारा सामान रखवा चुकी थी। मैंने दोपहर एक होटल से खाना खाया था जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, इसलिए अब से खाना तुम बनाओगी। वैसे भी घर का काम इतना ज़्यादा तो होता नहीं कि तुम थक जाओ। आज के लिए मैं ले आया हूँ, कल से तुम खुद बनाओ। सामान सारा यहाँ मौजूद है। वो रेडीमेड खाने की तरफ इशारा करता है। इसे कल की मसरूफियत बता चुका था। अब ये सब कुछ क्या देख रही हो? खाना निकालो यार, भूख लगी हुई है। वो इसे सामान को घूरते देकर कहने लगा। इसने हाँ में सर लाते हुए खाने की प्लेट निकाली। खाना खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुकी थी, क्योंकि सुबह खाना इसने खुद बनाना था। खाना बनाने से आता था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो किसी को खिला पाती। कोई बात नहीं, मामा से मदद लूँगी, वो फ़ोन पर बता देंगी, मैं करती जाऊँगी। अब मैं बाहर का खाना खिला खिला के अपने शौहर को बीमार तो नहीं कर सकती ना। वो बेहद मासूमियत से बोली, जैसे घर पर खाना बनाने के पीछे यही वजह हो। क्या हुआ, सकते में आ गए हो? वो इसे कब से खड़े सोचों में मसरूफ़ देखकर बोला। नहीं, क्यों, आप क्यों पूछ रहे? आपने क्या मुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करनी है? वो उसके पास बेड पर आती आंखें पटपटा कर बोली। नहीं, ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं हुई मुझे। आकर सो जाओ कि लाइट ऑफ कर दूँ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। वो इसकी गलतफहमी दूर करते बोला। काश आपको ये बीमारी लाहक हो जाए। इसने दिल से दुआ मांगी, जबकि कल्ब नफ़ी में सर लाता लेट गया। वो दोनों जाग रहे थे लेकिन बात नहीं कर रहे थे। कल्ब ने लाइट ऑफ करके करवट बदली। वो अपनी सोचों में न जाने कहाँ जा चुकी थी। अनजाने में इसने करवट बदली तो वो दूसरी तरफ मुँह किया, पता नहीं किन सोचों में मगन थी। लाइट बल्ब की रोशनी में इसका आधा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत प्यारी थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो करवट लेकर इसकी तरफ हुई तो इसे ही देखता न जाने क्या सोच रहा था। इसे अपनी तरफ करवट लेकर देखकर चेहरा फेरने लगा तो शिजरा बोली,
आपसे एक बात पूछूं कल? अगर नहीं कहूँगा तो क्या नहीं पूछोगी? नहीं पूछूंगी तो फिर भी, वो हंसी। तो फिर पूछो, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। फ़र्ज़ करें कि मैं और आपकी एक्स वाइफ, मेरा मतलब है किरण पाजी, सौतनी या चुड़ैल लाइन कहकर उसके बचपन की महबूबा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। अगर एक बड़ी सी नदी में डूब रहे हो और आप हम दोनों में से किसी सिर्फ एक को बचा सकते हो, तो आप किसे बचाएंगे? वो सोचते हुए सवाल करने लगे। इसके सवाल पर कल्ब ने उकताकर अपना मोबाइल उठाया। रात के 2 बज रहे थे और वो इसके जवाब के मुंतज़िर थी। उन कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना। तुम्हारे सवाल भी तुम्हारी तरफ फजूल होते हैं, शिद्रा सो जाओ, इसने बहुत नरमी से जवाब दिया। नहीं, आप जवाब दें। अगर जवाब नहीं देना तो पूछने के लिए क्यों कहा? शिजा, दिमाग खाने का एक वक्त होता है, वो बनाकर बोला। मेरा यही वक्त है, वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। बताएं ना, आप किसे बचाएंगे? मुझे, यानी अपनी बीवी को जो आपके प्यार में पागल है, या फिर अपनी बचपन की मोहब्बत को जिसके लिए आप पागल थे, या शायद अब भी हैं? वो न जाने क्या जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कौन डूब कर मरा, लेकिन तुम मुझे अगर किसी नदी में कभी डूबती हुई नजर आई तो वादा करता हूँ तुम्हें अपने हाथों से डुबो कर मारूंगा, इसने तंग आकर जवाब दिया। मुझे पहले पता था आपने अपने बचपन की महबूबा ही बचानी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे स्विमिंग आती है, वो जले हुए अंदाज में बोली। इसके अंदाज पर कल्ब की लबों की तराश मुस्कुराहट वाज़ होकर गायब हुई। सही गल है यार, इंसान सैल्फ डिफेंस आना चाहिए। आजकल की दुनिया ते कौन एतबार करे, कलम वगैरह बंदे तो कभी भी ना एतबार करे। उठो शिजरा, उठकर नाश्ता बनाओ, मुझे काम से देर हो रही है, वो सुबह सवेरे इसके सर पर खड़ा चिल्लाते हुए बोला। क्या मसला आपके साथ कल्ब? आप हिटलर के जानशीन क्यों बनते जा रहे हैं? आप देखने में तो इतने खड़ूस से हरगिज़ नहीं लगते। उसे देखते हुए मायूसी से बोली। हाँ, लेकिन तुम्हें इस हिटलर के जानशीन से मोहब्बत होगी जिसके पीछे तुमने अपना हाथ भी काट लिया, और इसके लिए खाना नहीं बनाओगी? तुम क्या अपनी मोहब्बत को सुबह सवेरे इस तरह भूखे भेजोगी काम पर? वो इसे देखते हुए इस अंदाज में बोला कि शीशा को लगा जैसे उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही, इसलिए वो तेरी से उठ खड़ी हुई। जी नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को भूखा नहीं भेजूंगी काम पर, बल्कि खिला पिला के भेजूंगी। आप तैयार हो? तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, जोश से बोली। मैं पराठा खाऊंगा चाय के साथ, तुम्हारे पास 30 मिनट है, वो मुस्कुरा कर कहता फ्रेश होने जा चुका था। मैंने भी वैसे ना आदत चुकी हुई कल्ब ने उन्हें तंग करन दी। 30 मिनट, मैं तो 10 मिनट में बनाकर पेश करती हूँ, वो फिर से जोश से बोली। लेकिन अब जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त आ गया था। वो जल्दी से किचन में अपनी माँ को फ़ोन किया। शिजरा, मेरा बच्चा, मेरी जान, आज सुबह सुबह माँ की याद कैसे आ गई मेरे बेटे को? मामा बेहद मोहब्बत से बोली। मामा कल ना भूखे ऑफिस जा रहे थे, मैंने इनसे कहा कि मैं आपको नाश्ता करवा कर भेजूंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके नाश्ते में क्या बनाऊँ। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मुझे पराठा बनाना सिखाएं। वो जल्दी जल्दी बोली। मेरी जान, तुम्हें पराठा बनाना कहाँ आता है? पहले ठीक से रोटी बनाना तो सीख लो। और अभी तुम ऐसे काम मत करो जिससे ज़ख्मी हो जाओ। तुम इसके लिए डबल रोटी सेक कर आमलेट बनाओ। और आमलेट बनाते हुए चूल्हे के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना, घी के छींटों से हाथ जल सकता है, वो इसे समझा रही थी। चलो, बन गया नाश्ता फिर थे। ओहो मामा, आप मेरी बात को समझे, मुझे नहीं सेकनी ब्रेड्स, मुझे पराठा बनाने, इसके साथ चाय बना रही है। हाँ, ये ऑमलेट वाला ऑप्शन अच्छा है। अब मैं इन्हें पराठे के साथ सिर्फ चाय तो नहीं दे सकती ना, ऑमलेट बना कर दूंगी, वो खुशी से कहने लगी, जबकि मामा परेशान हो चुकी थी। देखो शीजा, फिलहाल इन सब कामों में हाथ डालने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ आओगी ना मेरे पास, तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी मेरी जान। फिलहाल ऐसा कोई काम ना करना जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? बेहद मोहब्बत से समझा रही थी। मामा प्लीज़ ना, आप समझने की कोशिश करें, अभी मुझे कुछ ना कुछ सिखा दें जो मैं कल के लिए बनाऊँ। और वैसे भी एक पराठा बनाने से क्या हो जाएगा? प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी सिखा देना, वो जिद करते हुए कहने लगी। पराठा तो हूँ तेन ऑनलाइन कितना पराठे सिखावे। शिजरा शिजरा, अभी मेरी बातों में मसरूफ़ थी कल्ब की आवाज़ें। फ़ोन बंद करते हुए तेरी से अंदर आई। हाँ सुनो, अभी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, अर्जेंट काम आ गया मुझे, अभी ऑफिस जाना होगा। शाम में जब घर आऊँगा तब कुछ ना कुछ बना देना खाने के लिए, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊँगा। मुझसे नहीं खाए जाते होटल के खाने, खुद भी कुछ बनाकर खा लेना, दिन में नहीं आऊँगा, मुझे भूखी मत रहना। तुम्हारा भाई ये ना कहे कि इसकी बहन को खाने पीने को कुछ नहीं दिया, और रात मेरे आने से पहले कुछ ना कुछ बना लेना। मोहब्बत मोहब्बत तो बहुत करती हो, एक पराठा तक बनाना तुम्हें आता नहीं। शाम को देखते देखते कौन सा तीर मार सकती हो। मुझे सिर्फ ये देखना कि मोहब्बत कितने दिन तक कायम रहेगी। वो देरी से बाहर निकलते निकलते भी तीर का मान छोड़ ही गया। आप मुझे ताने नहीं मार सकते कल्ब साहब, क्या वजह? मुझे पराठे बनाना नहीं आता, सीख लूँगी पराठा बनाना, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है होता। वो मुंह बनाते हुए अंदर दाखिल हुई। आपको मैं निकम्मी लगती हूँ ना? आज रात में आपको बताऊंगी मैं निकम्मी नहीं हूँ, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी आप खुद भी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे, वो खुद को चैलेंज करते हुए कहने लगी। लेकिन अब वो कुछ हद तक परेशान भी थे, न जाने वो जो सोच रही थी वो कर भी पाएगी या नहीं। कोशिश करेंगी तो केड़ी ऐसी शे जी तू नहीं कर सकती। यूट्यूब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। ये तो फैसला होगा कि इसकी मामा इसकी कोई मदद नहीं करने वाली, तो होर की मामा ने तो ये लाडा तो फुर्सत नहीं है। इसने खुद ही अपनी मदद के लिए अपने फ़ोन को अपना साथी बना लिया। इस वक्त वो अपने मोबाइल में यूट्यूब से कोई ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी तलाश करी थी जो कल्ब को पसंद भी है, वो बदले में इसकी तारीफ़ कर दे। तारीफ़ वाला मामला तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कोशिश करने पर कोई हर्ज तो नहीं। यूट्यूब वाकई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। इसने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से कल्ब के लिए अचार गोश्त बनाया। पहले इसने बिरयानी बनाने का सोचा, लेकिन फिर कल्ब की बोरिंग तबीयत को देखते हुए इसने अचार गोश्त बनाने का फैसला किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ इसे पसंद है वो कल्ब को भी पसंद है। पुत्र, बिरयानी तेरे को बननी भी नहीं थी। इसने बहुत सोच समझ कर कल्ब की मर्जी के मुताबिक कुछ बनाने का फैसला किया, जिसमें अस्मारा ने भी इसकी मदद की। इसने अस्मारा को फ़ोन करके कल्ब की पसंद की चीज़ पूछी, तो उसने कहा कि वो दावे से तो नहीं कह सकती, लेकिन इसका भाई अचार गोश्त काफ़ी शोर से लेता है।
वो किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करता, ना ही कुछ बनाने के लिए किसी को कहता है, हमेशा से जो मिलता है वो खुशी से खा लेता था। इसलिए कौन सी चीज़ इसे ज़्यादा पसंद है इस बात का अंदाज़ा लगाना इसके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अच्छी दोस्त होने के नाते जितनी मदद कर सकती थी वो कर चुकी थी। और शिज़ा भी इसकी इतनी मदद पर बहुत खुश थी। इसने यूट्यूब से रेसिपी निकाली और फिर बहुत पूरी मेहनत और लगन के साथ इसने कल्प के लिए 4 गोश्त बनाया, जिसको अब टेस्ट करने का काम इसने कल्प पर ही छोड़ दिया। इसने इसकी इतनी मिकदार में सारी चीज़ें ली थी जितनी यूट्यूब वालों ने इसे बताई थी। और ये सब कुछ करते हुए इसने बस यही कहा था कि इतना भी मुश्किल नहीं जितना कि दिखता है, बस अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है। इसकी मेहनत से खूबसूरत सी डिश का रंग ले चुकी थी। अब बस कल्प को पसंद आती तो इसे इसकी मेहनत का फल मिल जाए। और उसे ये यकीन था कि ये सब कुछ कल्प को ज़रूर पसंद आएगा। ज़ाहिर है सब में इतनी इसकी इतनी मेहनत लगी थी, यहाँ तक कि इसने दिन में खाना तक नहीं खाया, क्योंकि पहले इसने सोच के साथ कि वो कल्प के लिए क्या बना, और बाद में इस सोच के साथ कि बनाना कितना आसान या मुश्किल होकर इसने दोपहर का खाना तक गुल कर दिया। और अब इसे ज़ोरों की भूख लग रही थी। लेकिन ये कहकर टाल के कि अब खाना तो वो शौहर के साथ ही खाएगी। अगर इतनी मेहनत से इसने ये सब कुछ बनाया और ख़ुद भी इसके साथ ही खाएगी। इसे रोटी बनानी आती थी, लेकिन गोल रोटी बनाना ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन इससे जैसे भी बनी इसने बना दी। और पहले अकेले में इसने ये सब कुछ कभी नहीं किया था। प्याज काटते हुए इसकी जान जा रही थी, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। अब वो बस इतना चाहती थी कि ये सब कुछ कल्प को पसंद है, इसलिए तो बेचैनी से इसकी वापसी का इंतज़ार करती, जो आज काफ़ी लेट हो गया, वरना तो अंधेरा होने से पहले आ जाता था। वो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार करती और फिर आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो थका हारा कमरे में दाखिल हुआ, हर रोज़ की तरह सलाम करते बेड पर आ बैठा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो खुशी खुशी बोली तो कल्प सिर्फ हाँ में सर लाता फ्रेश होने चला गया। इससे ज़्यादा अच्छे खाने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे की खुशी देखते हुए अंदाज़ा लगा चुका था कि इसका हवा काम सर अंजाम दे चुकी है। हाँ लाओ, क्या बना कर लाई? वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला, इससे पूछने का जो टेबल पर खाना लगा रही थी। मैंने आपके लिए अचार गोश्त बनाया। मैंने अस्मारा को फ़ोन करके पूछा था कि आपको क्या पसंद है, तो इसने कहा कि आपने कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन आप अचार गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखकर आज ही सीखी और आपके लिए बनाई। दरअसल मैं आपके लिए बनाने में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि ना तो मैंने नाश्ता किया और ना ही दोपहर में कुछ खाया, और अब भी आपके इंतज़ार में बैठी हुई थी कि कब आप आएँ और हम दोनों साथ ही खाना खाएं। लेकिन आपको भी तो जैसे आज ही लेट आना था। वो खाना लगाते हुए शिकवा कर गई, इसे शिजरा कैसे भूखा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हें जाते हुए कहकर गया था कि कुछ खा लेना, सारा दिन भूखा रहने की क्या ज़रूरत है, और मैंने आने से पहले खा लेती। मेरे इंतज़ार में बैठे रहने का क्या मतलब है? अगर मैं और लेट आता तो क्या यूँ ही बैठी रहती? मेरे इंतज़ार में कम से कम खाना तो वक्त पर खाया करो लड़की। मुझे इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा अगर मैं जल्दी आऊँ तो ठीक है, वरना मेरे लेट होने पर तुम खाना खा लिया करोगी। उसे घूरते हुए हुक्म दे रहा था। जी नहीं, अब खाना तो मैं आपके आने पर ही खाया करूँगी। आप लेट आएँ या जल्दी आएँ, जब भी आएंगे खाना साथ भी खाया करेंगे। अच्छा, अब छोड़े इन बातों को, खाना खाकर बताया मैंने कैसे बनाया। मैंने पहली दफ़ा कुछ बनाया, और वो भी बिल्कुल अकेले, मामा की मदद के बगैर। पता नहीं कैसा बना होगा, आपको पसंद भी आएगा या नहीं। वो इसके सामने खाना खोलते हुए कहने लगी। कल्प की पहली नज़र रोटी पर पड़ी। सॉरी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, जैसी भी बनी है मैंने बना दी है। बस थोड़ी सी टेढ़ी होगी, लेकिन टेस्ट तो ऐसा ही है जैसा रोटी का होता है। वो रोटी इसके सामने निकालते हुए बोली। कल्प इस बार भी कुछ नहीं बोला। इसने रोटी का एक नवाला बनाते हुए अपने मुंह में डाला तो वो काफ़ी एक्साइटेड से इसे देखने लगी। कोशिश अच्छी है, ऐसे कोशिश करती रहोगी तो इससे भी अच्छी बना पाओगी। इसने खुलकर तारीफ़ नहीं की, लेकिन फिर भी उसे रिग्रेट भी नहीं कर पाया था। जबकि इसकी इतनी सी तारीफ़ सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि कल्प के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जिसका एहसास होते हुए गर्दन झुकाकर खाने की जानिब मुतवज्जो हो गया। यूट्यूब वाले भी अच्छे कुक है, अब दूसरी बनाऊंगी तो इससे भी अच्छी बनेगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जब अचानक इसके मुंह से सिसकी निकली। वो जब अपने खाने की जानिब मुतवज्जो था, इसके सिसकने पर इसकी जानिब देखने लगा। क्या वो तुम ठीक हो ना? इसने से देखते हुए पूछा, जब ध्यान इसके हाथ की उंगली पर गया। ये क्या कर लिया तुमने, बेवकूफ़ लड़की, होश कहाँ होता तुम्हारा? वो इसके जले हुए हाथ को अपने हाथ पे लेकर पूछने लगा। वो पता नहीं कैसे चल गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा रोना है, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को दिलासा थी कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो रोकर सबको बताऊंगी कि मेरा हाथ जल गया। इसने मुंह बनाते हुए बताया, तो कल्ब ने बेसाख्ता इसके चेहरे की जानिब देखा, जो अपने हाथ के जख्म को देखते हुए बेहद मासूमियत से बता रही थी। इसका अंदाज बिल्कुल बच्चा जैसा था, वो अलग थी सबसे, लेकिन वो अलग था इससे। इसका हाथ छोड़ते हुए इसके करीब से उठा और इसके लिए मरहम लेकर आया। ये ट्यूब यहीं पर अंदर पड़ी हुई थी ना, लगा लेती तो अब तक आराम मिल जाता। इसका हाथ अपने हाथ में थामे वो ट्यूब का ढक्कन खोलने लगा। नहीं प्लीज़, नहीं नहीं, ये नहीं लगाए, ये बहुत जलाती है, मेरा हाथ और दर्द करेगा। वो अपना हाथ इसके हाथ से निकालने की कोशिश करते हुए इनकार कर रही थी। चुप करके बैठी रहो, मैंने नहीं कहा था कि हाथ जलाने के लिए। अब जब तक मैं मरहम ना लगा लूँ तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। वो सख्त लहजे में गोवा शिजरा को चुप होना पड़ा। इसे जैसे मरहम निकाल के इसके ज़ख्म पर लगाया, वैसे इसने कल्ब के कॉलर को सख्ती से अपने दूसरे हाथ में थाम लिया, जबकि आंखें सख्ती से मींच ली थी। थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, इसकी उंगली में फूंक मारते हुए वो काफ़ी नरमी से बोला, जबकि इसका हाथ अब भी इसकी सख्ती से अपने हाथ में थाम रखा था। मुझे ना इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए मैं कभी भी इसे यूज़ नहीं करती। अभी भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। इसकी आंखों में नमी सी थी। इसे पता था कि अब इसने अगर ज़रा सी भी सख्ती की तो वो रोने लगेगी, इसलिए बेहद नरमी से इसकी पीठ से लाई, जब अचानक ही शिजा ने इसके सीने से लग गई। आई लव यू कल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई वक्ती एहसास नहीं है, सच्चे जज्बात है मेरे, जो सिर्फ आपके लिए। मैंने आपसे ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं नहीं जानती कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन कैसे आएगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप जैसे चाहे मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेने, मुझसे ज़्यादा कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो दावे कैसे कह रही थी, कल ने कुछ भी नहीं कहा।
सिर्फ इससे अलग होते हुए जाकर अपने कमरे में बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में वो सारे काम निपटा कर कमरे में आई तो उसने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। इसे अपने सीने पर इसका सर महसूस हुआ और फिर भी कुछ ना बोला। प्लीज़ कल भूल जाए ना सब कुछ। आए हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नया सफ़र शुरू करते हैं, अपने गुजरे पे कल को भूल जाते हैं और मिलकर अपना आने वाला कल बनाते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और हमेशा आपसे यूँ ही प्यार करूँगी। जब बुढ़ी हो जाऊँगी तब भी आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। इसके सीने पर सर रखे वो अपने दिल की बात कह रही थी कि कल्ब के पास कुछ नहीं था जिससे जवाब देने के लिए। एक बार इसका दिल चाह के इसकी गिरद बाहों का हिसाब। सो जो शिजरा, मुझे सुबह काम पर जाना है। इसने सख्ती से कहा। वो चुप हो गई। इसके बाद इसकी कोई आवाज़ इसके कानों तक ना पहुंची। सुबह इसके उठने से पहले वो उठ चुकी थी। इसने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो इसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। वो बिना इससे कुछ भी कहे फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मेज़ पर पराठा, आमलेट और चाय तैयार थी। मुझे नहीं पता पराठा कैसा बना, लेकिन मैंने कोशिश की। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छा भी बन जाएगा। फिलहाल इसी पर गुजारा करें। आप मेरे साथ नाश्ता करो, इसे बनाते हुए कहने लगा। नहीं, कल आप खाएं, मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया, अपने लिए तो मैं अब बनाऊंगी। वो इनकार करते हुए कहने लगी। नहीं, अपने लिए बनाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए काफ़ी है। अब ज़्यादा बातें मत करो, आराम से बैठ जाओ। इसकी दूसरी बात कहने पर शिजरा कुछ भी बोले बिना इसके साथ आकर बैठ गई। अपने लिए चाय का कप अलग से ले आओ, वरना मेरी जूठी कैसे पियोगी? वो खाना शुरू करते हुए पहले से बोला। अगर आपकी प्लेट से खाना खा सकती हो तो आपके चाय कप से चाय क्यों नहीं पी सकती? और वैसे भी सब कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मैं तो आपके साथ प्यार के लिए ज़मीन से खा लूँ और आप कहते हैं झूठा नहीं खा सकती। शिजरा, प्यार मोहब्बत सब कुछ अपनी जगह, लेकिन किसी की नज़र में खुद को इतना नीचे मत गिराओ कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझ ले। ना जाने क्यों उसे देख कर समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। आप में और दुनिया में बहुत फ़र्क है। कल इंसान को गिरना भी इसके सामने चाहिए जिस पर यकीन हो कि वो इसे उठा लेगा। मुझे यकीन है कि आप कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। अगर गिर भी गई तो सहारे के लिए आगे आने वाला पहला हाथ आपका होगा। बहुत बातें करती हो तुम, अब चुप करके नाश्ता करो। वो इसकी आंखों में देखने से गुरेज करता इसे नाश्ते की तरफ मतवजा करने लगा, जिस पर मुस्कुराती खाना खाने लगी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा था। इन्हीं यहाँ 15 दिन हो चुके थे। ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी थी। कल शाम जल्दी घर आ जाता क्योंकि सर्दियों की शामें रातों में कब बदलती किसी को पता नहीं चलता, और कल शिजरा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो इसकी जिम्मेदारी थी। वो इसके लिए आए दिन कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। इसकी रोटी भी आहिस्ता आहिस्ता गोल शेप में आ रही थी। इसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने जज्बात का इजहार इसके सामने खुलकर करती थी। शुरू में कल को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझन होती, लेकिन अब इसका रोज़ का मामूल बन गया। जल्दी इसके पेपर्स होने वाले थे जिसके लिए इसे वापस छोड़कर आने वाला था ताकि वो अपने एग्जाम्स मुतमिन होकर दे सके। वो यहाँ भी भरपूर तैयारी कर रही थी। कल्ब ने कहा था कि इसकी अगर मदद चाहिए होती है हुई तो वो इसे ज़रूर करे, लेकिन शायद वो काफ़ी लायक थी। वो अपनी पढ़ाई पर खुलकर ध्यान दे रही थी। सब कुछ आसानी से ही कर रही थी। इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन कल्ब के आने से पहले पहले वो अपनी पढ़ाई बंद कर देती थी। कल्ब के आने के बाद वो सिर्फ इसी पर ध्यान देती थी। उसे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इतने दिनों से कल्ब ने इसे बहुत तंग करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी तरफ से इसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। शहरयार इससे मिलने आना चाहता था, लेकिन इसने कह दिया वो रोज़ फ़ोन पर बल्कि वीडियो कॉल पर इससे बात कर लिया करे, लेकिन इतनी दूर आकर इसे शर्मिंदा ना करे, क्योंकि जो जगह इन्हें रहने के लिए मिली थी वो किसी को रखने के लिए काबिल कबूल नहीं थी। और शहरयार जैसा इंसान जो हर चीज़ में नफासत पसंद था कभी अपनी बहन को उस जगह न रहने देता। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद दोबारा वापस जाने के लिए सफ़र करना आसान नहीं था। और इनके घर में इत्तेफाक से अभी तक सिर्फ एक ही बेड था। वो इसे यहाँ रख भी नहीं सकती थी, इसलिए इसने खुद ही कहा कि वो एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जब वहाँ आएगी तब इससे मिलेगी। जबकि कल्ब की तरफ से भी वो शहरयार को मुतमिन कर चुकी थी। वो इसके साथ बहुत खुश थी और इस पर कुछ भी छूट नहीं था, बल्कि सच में वो यहाँ बेहद खुश थी। इसे यकीन था जिस दिन कल्ब को इसकी बात पर यकीन आ गया इसकी मोहब्बत सच्ची कोई वक्ती जज्बात नहीं, वो खुद इसकी तरफ आगे पहुँच जाएगा। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। असमारा अपनी पढ़ाई में मगन थी जब शहरयार दूध का ग्लास ले कमरे में दाखिल हुआ। रोज़ वो इसके आने से पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेती थी, लेकिन आज इसने शहरयार से कुछ पॉइंट समझने थे, इसलिए इसके आने पर किताब खोलकर बैठ गई। शहरयार, आप यूँ क्यों ले आई? वो इसे ज़बरदस्ती दूध पिला रहा था जब इसने मुंह बनाकर पूछा। क्योंकि मेरी जान, आपको इसकी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की ज़रा सी भी बीमार हो इस पढ़ाई के चक्कर में, तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अब जल्दी से इसे पी लो और मुझे बताओ कि तुमने कौन से पॉइंट समझने। मैं तुम्हें समझाऊंगा और इसका मुआवजा मैं रात को सूद समेत लूँगा। वो आंख दबाता हुआ शरारत से कहता इसे घूरने पर मजबूर कर गया। उफ शहरयार, आप बहुत बुरे हैं, इसने मुँह बनाते हुए कहा। हाँ ये सच है, लेकिन फिलहाल तुम ये दूध पे और अपने पॉइंट सामने रखो, बाकी कितना बुरा हूँ मैं रात को बताऊंगा। थोड़ी देर में शहरयार ने इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए जो अब इसे काफ़ी आसान लग रहे थे। यही पॉइंट शिजा के लिए भी मुश्किल थे जो कल इसे वीडियो कॉल पर आसानी से समझा सकती थी। आपको पता है ये सुबह से मुझसे नहीं हो रहे थे। इतना मुश्किल लग रहा था, इतनी बार कोशिश की फिर भी मुझसे नहीं हुआ। आपने मुझे फ़ौरन समझा दिया। आप कितने अच्छे हैं शहरयार। वो इसके कान खींचते बेहद मोहब्बत से बोली तो शहरयार खुलकर मुस्कुराया। तुम क्लियर कर दो डार्लिंग कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। मेरे ख्याल में तुम फैसला नहीं कर पा रही। वो इसको अपने नज़दीक खींचते हुए इसकी कमर के गिरबाहों का हजार तंग कर चुका था। शहरयार, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे ख्याल से मैं सो जाना चाहिए। वो बेहद मासूमियत से देखते हुए बोली। अपना मुआवजा लिए बगैर तो मैं किसी को अपने ऑफिस से निकलने नहीं देता। ऐसे आराम से सोने कैसे दूंगा? मैं आपको आपके काम का मुआवजा कल दूंगी, वो सरगोशी करते हुए बोली। मैं अब भी लूँगा। इसकी सरगोशी पर इसने भी सरगोशी आवाज़ में कहा, जिस पर मुस्कुराई। आधी रात हो चुकी है, अच्छे बच्चे रात को सोते हैं, वो बहला रही थी।
मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, बहुत गंदा बच्चा, और ये गंदा बच्चा तुम्हें भी सोने नहीं देगा। इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लेता हुआ उसे हर तरफ से कैद कर चुका था, जबकि बचने का कोई रास्ता न पाते हुए इसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर दिए, अपनी आंखें बंद करके। अल्लाह का करम अम्मी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, आपकी तबीयत अब कैसी है? सादे बेगम का फ़ोन तकरीबन इसे रोज़ ही आता था, जिस पर इनकी ज़्यादातर बातें शिजरा और कल्ब के बारे में होती। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ शहरयार कैसा? शिजरा का नाम ज़्यादा तो नहीं लेता? कल्ब के बारे में क्या बात होती है तुम दोनों के बीच? वो एक बार फिर से इस मौजू को छेड़ चुकी थी। जी मामा, भाई के बारे में बात तो होती रहती है, शिजरा के बारे में क्या बात करेंगे? इससे तकरीबन रोज़ ही बात होती है आजकल, तो ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर है। अगले माह से पेपर शुरू होने वाले, शादी और फिर एक दूसरे को समझने के चक्कर में अपने पेपर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अब तैयारी कर रही हूँ, इसने सरसरी अंदाज में बताया। असमारा बेटा, मेरी बात को गौर से सुनो, अब ये पढ़ाई के चक्कर से बाहर निकलो, अपने और शहरयार के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो। शहरयार का ध्यान इसकी बहन की तरफ से हटाकर अपनी तरफ लाओ। मैं नहीं जानती कि शिजरा और कल्प एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा है, लेकिन इस शिजरा की बचकाना तबीयत देखकर मुझे नहीं लगता रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। शिजरा कल बेली सी लड़की और कल्ब एक संजीदा तबीयत का मालिक। इस बात में कोई शक नहीं कि शिजरा ने अपने आप में बहुत सा बदलाव लाने की कोशिश की और वो खुद को कल्ब के मिजाज के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनके रिश्ते पर अपनी ज़िंदगी की उम्मीद मत बांधो बेटा। तुम अपना और शहरयार का रिश्ता बहुत मजबूत बनाओ कि खुदा ना ख्वास्ता कल्ब और शिजरा का रिश्ता टूट भी जाए तो तुम दोनों के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। किड्डी सेल्फिश औरत है वैसे है। देखो बेटा, शिजरा वहाँ कल्ब के साथ किन हालात में रह रही है हमसे छुपा हुआ हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमने शहरयार पर ये सारी बातें जाहिर नहीं होने दी। हमने बस इसे यही बताया कि जहाँ वो रह रहे हैं वो जगह बहुत छोटी और तंग है। लेकिन इन शहरयार को इस जगह की हालत का मालूम होती तो एक सेकंड में अपनी बहन को वहाँ ना रहने दे। और अगर इसे ये मालूम हो जाए कि कल्ब जानबूझकर इस जगह पर रखा है तो तुम्हारे और शहरयार के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम शहरयार और अपने रिश्ते को लेकर इस हद तक मजबूत कर लो कि कल कल्ब और शिजरा का रिश्ता ना भी रहे तो तब भी तुम दोनों के रिश्ते पर कोई फ़र्क ना पड़े। याद रखना, जो भी हो जाए तुम शहरयार को शिजरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना। शिजरा जिन हालात से गुजरी है वो इसकी अपनी चॉइस है, इसमें तुम्हारा या शहरयार का कोई कसूर नहीं हो। अपनी मर्जी से कल्ब के साथ गई है और अल्लाह के फजल करम से वहाँ खुश भी है, लेकिन शहरयार इसकी खुशी नहीं देखेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी तो मेरा छिक्का मार मार के नाश हो गया। लेकिन शहरयार इसकी खुशी नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि इसकी बहन कैसे हालात को फेस करना पड़ रहा है। तुम चाहे जो भी हो जाए, शिजरा को शहरयार से मिलने का मौका मत देना, और ये पढ़ाई वगैरह छोड़ो, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। भी ये किताबें काम नहीं आएंगी, ये वक्त है अपनी ज़िंदगी को संवारने का। तुम शहरयार पर ये जाहिर करो कि इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी अहम नहीं। मामा इसे हिदायत दे रही थी। जी मामा, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी, इसने हर बार की तरह एक ही जवाब दिया, फ़ोन बंद कर दिया। असमारा आज बहुत दिनों के बाद आई थी। शहरयार को वक्त ही आज मिला, वरना मामा तो रोज़ ही शहरयार को कहती थी कि कुछ ना और ना सही बहू को घर ही ले जाओ, अपने घर वालों को मिस करती है बेचारी, तुम्हें एहसास ही नहीं है। जिसके बाद एक दो बार तो शहरयार ने मजाक में ये भी कह दिया कि अब इसका घर यही है जहाँ मैं रहता हूँ, और इसे किसी को मिस नहीं करना सवाए मेरे, क्योंकि इसका सबसे अहम रिश्ता मेरे साथ है। अच्छा जी, बाकी सारे ख़त्म कर दे, छड़ दे पिछले दौरे फिट्टे मुँह तेरे थे, और इसे सिर्फ मुझे मिस करना चाहिए। जैसे मैं ऑफिस में, जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो मुझे मिस कर रही हो, ताकि मैं भी खुश हो जाया करूँ, फिर मज़ा आए। वो फुल मज़े में बोले जा रहा था, मामा ने इसकी बात सुनी तो उसे बहुत डांटा। अगर ये खुद से नहीं कहती तो मुझे घर लेके जाओ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये कि शहरयार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए। इसे अपनी सास पर बहुत प्यार आता था, जिसकी हर अच्छी बुरी बात को समझ ली थी और सपोर्ट भी करती थी। वो रोक टोक करने वाली औरत हरगिज़ नहीं थी। उन्होंने शादी के दूसरे दिन असमारा को पूरे घर की चाबियां थमा दी थी और कहा था कि अब से घर तुम्हारा, तुम जैसे चाहे इसे संवारो, जैसे चाहे सजाओ। शायद यही वजह थी कि इससे पहले दिन ये घर अपने घर से भी ज़्यादा अजीज़ हो गया था। अब तो नौकरों का भी सारा दारोमदार इसी पर था। वो बहुत आसानी से सब हैंडल कर पा रही थी, यहाँ रहने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, जबकि शहरयार की मोहब्बत चंद ही दिन में इसकी तबीयत में पूरा एतमादी लाई थी। वो जो पहले डर कर दब कर रहती थी, अब काफ़ी कॉन्फिडेंस से सबसे बात करती थी। शहरयार इससे बहुत मोहब्बत करता था और रक्षंदा बेगम के निर्देश से शिजरा की कमी पूरी हो गई थी। वो पहले दिन इसे शिजरा की जगह दे चुकी थी। आज भी उसे अपने साथ इसकी माँ के पास लेकर आया, जो काफ़ी दिनों से इसे मिस कर रही थी, उसे रोज़ आने के लिए बोल रही थी। तो मैंने समझ नहीं आती कि ब्याह तो पहले मामा अपनी धियां नूं मूंह नहीं लादियां होंदियां कुछ केसेस में, जिद्दां सादिया बेगम सी, ते ब्याह तो बाद अचानक यादां ही नहीं जांदियां, समझ नहीं आती। शहरियात को वक्त ही नहीं मिल रहा था, वैसे यहाँ पर लेकर आता। आज ऑफिस से जल्दी आकर इसने सबसे पहले ही शिकवा दूर किया, और इसके आने की खुशी में शादी बेगम ने जाने कितने पकवान बना दिए। हनीमून से वापस आने के बाद वहाँ यहाँ नहीं आ सकी थी। इसका इरादा तो था चंद दिन अपनी माँ के घर इनके पास रहने का, लेकिन शहरियार ने कहा वो इसके बगैर नहीं रह सकता। अब एक जीता जागता खुशबू बसा वजूद हमेशा अपने घर में चलता फिरता देखना चाहता, और इसके बिना अब इसका गुजारा भी नहीं था। यहाँ तक कि शहरियार ने खुद से जुड़े एक काम के लिए स्मारक को अपना पाबंद कर दिया था। वो भी खुशी खुशी इसके सारे काम निपटा लेती थी, लेकिन अपनी माँ के पास आने और उसके पास रहने का दिल तो इसका करता ही था।
जिसके लिए शहरयार ने इस पर पाबंदी लगा दी। जब ये बात इसने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा कि अभी शादी की शुरुआती दिन है, फिलहाल तुम किसी किस्म की कोई जिद मत करो, बल्कि शहरयार की बात मान लो। जब कुछ माँ गुजर जाएंगे फिर शहरयार भी तुम्हें आने के लिए मना नहीं करेगा। तो मैंने इदा भाई बड़े जहर लग दिया कि जो जी विआह हो गया खरीद तो नहीं ना लीती तुम मुल हर चीज़ तुम इंप्लीमेंट करी जा रहे हो अगली बंदी दे। जिस पर इसने भी खामोशी इख्तियार कर लिया और फिर आज शहरयार खुद अपनी मर्जी से ले आया था। वो बैठक में गालिब साहब और सरदार साहब के साथ बैठा बातों में मसरूफ था। जबकि वो सादी बेगम के साथ इनके कमरे में चली आई। शहरयार ने इसे 1 घंटा दिया था क्योंकि 1 घंटे में वापस जाने वाले थे। जो जेल ने कह दिया नहीं मुलाकात नहीं आई हुई, हद हो गई बगैरती दी। खाना इन लोगों ने साथ ही आकर खाया था, वहीं पर आकर खाया था, जबकि आइसक्रीम उसे वापसी पर खिलाने का इरादा रखता था। अब बताओ बेटा सब कुछ कैसा शहरयार तुम्हारे साथ ठीक है ना? और तुम्हारी सास मामा ने हर बार की तरह वही चंद सवाल पकड़े हुए थे। अल्लाह का शुक्र है मामा, सब कुछ ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मैं शहरयार के साथ बहुत खुश हूँ। बस एक चीज़ सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि शहरयार अभी तक इस गलतफहमी में कल भाई की तलाक हो चुकी है। वो कितनी बार मुझसे इस मौजू पर बात कर चुके हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की इन्हें सच बताने की। ऐसा गलती से भी मत करना अस्मारा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? फिलहाल अपने और शहरयार के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ करो, ना कि इसे कमज़ोर और खोखला कर दो। मामा इसका हाथ थामते हुए समझाने लगी। मामा शहरयार मुझसे बहुत बार इस मौजू पर बात कर चुकी, मैं हमेशा खामोश रहती हूँ। वो क्या कहेंगे कि बाद में जब इन्हें हकीकत पता चलेगी कि मैंने जानबूझकर इन्हें सच नहीं बताया। मामा ये बात कोई छुपी हुई तो नहीं है ना? आज नहीं तो कल हकीकत सबके सामने आ जाएगी। कल भाई की पहली शादी के बारे में वो जानते हैं, लेकिन तलाक का कोई इतना भी बड़ा मसला नहीं जिस पर शहरयार को बुरा लगे। मैं खुद ही बता देती हूँ कल भाई की तलाक नहीं हुई, लेकिन बाद में इन दोनों की तलाक हो जाएगी और हर तरह का मामला हल हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे इन्हीं सबको सच बता देना चाहिए मामा, क्योंकि जब इनको पता चलेगा कि मैंने इनसे ये बात छुपाई तो मेरे और इनके रिश्ते में एतबार की कमी आ जाएगी। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। इन्हें सब कुछ मच्छर की तो दफ़ा हो गया। इन्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। मामा प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखो बेटा मेरी बात को गौर से सुनो और समझो। ये सही वक्त है अभी तुम लोगों की शादी को, ये सही वक्त नहीं है अभी तुम लोगों की शादी को। दिन ही कितने में, चंद महीने गुजरने, तो फिर तुम इस एतबार में लेकर सारी सच्चाई बता देना। भी मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त शहरयार कल्प को लेकर पहले बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल है और यही हकीकत है कि कोई भी बहन भाई अपनी बहन पर किसी किस्म की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कल कौन सा किरण से जुड़े इस रिश्ते को निभाने की सोच रहा है? वो खुद ही से तलाक दे देगा एक बार किरण वापस पाकिस्तान तो आए। पर जब तक वो खुद पाकिस्तान नहीं आती थी तब तक इस बात को छेड़ना बेवकूफ़ी है। एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, कल्ब और किरण दोनों इस रिश्ते के लिए राजी है और ना ही इस रिश्ते को निभाने के बारे में कभी सोच सकते हैं। किरण बागी हो चुकी है, वो भी इस रिश्ते को लेकर आगे के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम यकीन करो जब भी किरण वापस पाकिस्तान आएगी इसकी पहली डिमांड कल्ब से तलाक की होगी। और तुम इस सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, बल्कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो, इसे संवारो। हर चीज़ की टेंशन छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इन बातों के बारे में मत सोचो। कल्ब और किरण का मसला इन दोनों का मसला है, वो हल कर लेंगे, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। और तुम शिजरा से मुकम्मल रब्ता रखो, चाहे जो भी हो जाए। शिजरा और कल्ब के एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में किसी भी किस्म की दूरी आई तो वो दूरी इनके रिश्ते की नहीं बल्कि तुम्हारे शहरयार के रिश्ते की दूरी बन जाएगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। तुम अपने शहरयार के रिश्ते को इतना मजबूत कर दो कि चाहे कुछ भी हो जाए शहरयार कभी भी तुमसे अपना जुड़ा हुआ रिश्ता ख़त्म ना कर पाए। जिद्दा दी वैसे दी मां दा ऐदा देंदी है ना, चंगा करदा फिर इन्हें भड़का नहीं रखदा। तुम अपने और शहरयार के रिश्ते को तवज्जो दो, बस किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। अल्लाह तुम्हें खुश खुरम रखे। मामा ने इसे बेहद मोहब्बत से समझाया। ठीक है मामा, मैं कोशिश करूँगी कि शहरयार इस मौजू पर मुझसे बात न करे, लेकिन प्लीज़ आप भी कल भाई और किरण की तलाक का मसला जल्दी हल करवाएं ताकि बात कभी शहरयार तक जाए ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की खामोशी से तलाक हो जाए, मेरी टेंशन खत्म हो जाए। शहरयार को यही लगेगा कि किरण और कलब भाई का रिश्ता पहले खत्म हो चुका था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो शहरयार से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी अम्मी ने इसे शहरयार की गलतफहमी दूर करने नहीं दी। इतनी बार बात कर चुका था। अब वो अगर इसे हकीकत बताती तो यकीनन इससे खफा होता, इसका बात टूट जाता। वैसा सोच भी नहीं सकती थी। तुम फिक्र मत करो बेचान, मैं सब संभाल लूँगी। मैं जल्दी किरण और कलब की तलाक की बात तुम्हारे बाबा से करूँगी। वो ज़रूर इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालेंगे, तुम टेंशन मत लो। बस अपनी आने वाली ज़िंदगी पर गौर करो। शहरयार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हारे आगे पढ़ने की भी इजाज़त दे दी है। बस छोड़ो इस बस बातों को। और हाँ, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचो। औरत की कामयाबी घर गृहस्थी की कामयाबी है मेरी जान। इन पर आओ, मैं इन पढ़ाइयों में कुछ नहीं रखा। तो बस अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। शहरयार तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मुझे यकीन है कि एक दिन शिजरा और कल्ब की ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम कोशिश करना कि शिजरा और शहरयार का राब्ता कम हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती शिजरा शहरयार को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताए। मैं चाहती हूँ शिजरा वहाँ खुश थी और कल्ब इसे वहाँ इसलिए लेकर गया ताकि वो खुलकर सबको बताए कि कल्ब के साथ एक आसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकती।
कल्ब जानबूझकर इसकी ज़िंदगी मुश्किलात में डाला, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कल्ब कभी भी इसकी हद से ज़्यादा नहीं आजमाएगा। कल्ब के साथ गुजारा मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत में इंसान हर हद पार कर जाता है। मैंने देखा है इस लड़की की आंखों में कल्ब के लिए बेपनाह प्यार। वो दीवानगी की हद तक जाती है कल्ब को। तुम जानती हो उसने अपने हाथ पर चाकू से कल्ब का नाम लिख दिया, और अब चाकू का वो निशान ज़िंदगी भर इसके हाथ से नहीं जाएगा। ये इसकी मोहब्बत या कोई बचकाना हरकत नहीं, कोई बेवकूफ़ में ये कदम नहीं उठाता। दिल में कहीं ना कोई गुंजाइश होती है। शिजरा के दिल में कल्ब के लिए मोहब्बत, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज नहीं तो कल कल्ब के दिल में शिजरा के लिए कुछ गुंजाइश निकल आएगी। वो किरण को भूल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन शहरयार की मोहब्बतों के साथ तुम भी एक आसान और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार पाओगे। बस अल्लाह ये इम्तिहान ख़त्म कर दे। अभी दुआ तो मेरी भी है कि कल भाई को शिजा से मोहब्बत हो जाए। मुझे यकीन है कि शिजा कल भाई को बहुत ज़्यादा चाहती है, और वो कल भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस भाई को एक बार इसकी मोहब्बत नज़र आ जाए, बस एक बार इन्हें इसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। यार वैसे ना कभी कभी मुझे इस बारे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लम्बियाँ दिखाई जरा जिस पासे मोड़ने पे मुड़ी जा रही। हद हो गई। इंसान की अपनी भी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप आर्ग्यू करो हर किसी के साथ, या अगले अगले बंदे को नीचा दिखाओ, या अगले बंदे की बात नहीं मानो, बदतमीजी करो, ये बात नहीं होती। इंसान की अपनी भी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो मैं यहाँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको पता है यहाँ बाहर इतने बच्चे खेलते हैं, इतना मज़ा आता है इनको देखकर, अपना बचपन याद आ जाता है। कसम से नई नई गेम्स खेलते हैं, हमें तो कभी खेलनी नहीं खेले। वो इसके सामने ऊट पटांग करके करते करते अपने स्टाइल में बोले जा रही थी, लेकिन शहरयार की एक ही रट थी कि बताओ कल्ब का अंदाज तुम्हारे साथ कैसा है? वो तुम्हें डांटता तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करता? और इसके यही सारे सवाल पीछे खड़े स्मारक की जान निकाल रहे थे। अरे भाई वो मुझ पर गुस्सा क्यों होंगे, बल्कि वो तो मेरे साथ कितना स्वीट बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वो आपको मामा को बस टेंशन लेने की बीमारी होगी। इसके परेशान होने पर वो कहने लगी, मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा। एक तो रास्ता बहुत लंबा, दूसरा मामा भी नहीं मान रही। हाँ भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगले महीने मैं खुद आने वाली हूँ इन ना एग्ज़ाम्स के लिए। कल ने भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली, अब तो इंशाल्लाह मेरी तैयारी पक्की है, मैं अगले महीने आ जाऊँगी। आप अपना और स्मारक का बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मेरे ख्याल से बाहर कल्ब ने किसी को भेजा है, ज़रा मैं इससे पूछ के आती हूँ। इसने फ़ोन रखते हुए कहा तो शहरयार फ़ोन बंद करता काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, जबकि बस मारा भी रिलैक्स हो चुकी थी। डार्लिंग मैं नोट कर रहा हूँ कि जब से तुम अपने घर से होकर वापस आई हो कुछ परेशान सी रहने लगी हो। सब खैरियत तो है ना? कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो जाने ही वाली थी कि अचानक शहरयार ने इसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। शहरयार भला मुझे क्या मसला होगा, सब ठीक है, बस आप शादी से बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी इसलिए यहाँ पे खड़ी थी, मैं परेशान तो नहीं हूँ। इसने मुस्कुराते हुए से कहा, वैसे तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अब भी मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। वैसे तुम्हें कोई मसला तो है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, तुम अपनी सहेली को बताना, शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि इसके अंदाज पर वो भी मुस्कुरा दी। शहरयार को लगा कोई ऐसी बात करना चाहती जो सिर्फ शिजरा से कर सकती है, इसलिए मैं इन दोनों सहेलियों के बीच किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। अच्छा आप थोड़ी देर इंतजार करें, मामा को दवाई देकर आती हूँ, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो शहरयार ने मुस्कुरा कर हैरत से आंखें खोली। मतलब कि तुम मुझे खुद कह रही हो कि मैं ना सोऊं, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूँ तुम्हारे आने तक? वो हैरत से आंखें खोले से पूछ रहा था, जैसे स्मारा ने कोई बहुत नामुमकिन सी बात कह दी हो। स्मारा ने तो बहुत नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन इसका मतलब शहरयार ने गलत निकाल लिया था, जिस पर स्मारा समझ कर इसे घूरने लगी। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप आराम से जाकर सो जाए। मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, हर चीज़ का मतलब अपने पास से निकाल लेते हैं। वो सुर्ख होते हुए मुड़ चुकी थी जब अचानक इसका सर घूम गया। अचानक आने वाले चक्कर ने इसे शहरयार का हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। चलो जी पे आ गया जो काम। क्या बजान तुम ठीक तो? यहाँ बैठो आराम से, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा था। अस्मारा ने नाम में सर हिलाया। नहीं शहरयार मैं ठीक हूँ, बस ज़रा से चक्कर आ गए थे, सुबह भी ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ, और फिर से चक्कर आने लगे, लेकिन मैं ठीक हूँ। अभी वो वापस आकर थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो खुद ब खुद आराम मिल जाएगा। लगता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसने परेशानी से कहा। उल्टा सीधा खाना चक्कर आते हैं? क्या खाती हो तुम? कुछ खाती पीती तो हो नहीं, इसलिए ये हालत है, और चक्कर भी आ रहे हैं। और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखो, पढ़ाई को इतना भी सर पर सवार मत करो। अगर तुम अपनी सेहत की फिक्र ना की तो सच में मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। पहले बिल्कुल ठीक थी, जिस दिन से तुमने पढ़ना शुरू किया इस दिन से तुम्हारा ध्यान हर चीज़ से हट गया, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चली, तुम चादर लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुझसे कहकर उठने लगा तो स्मारा ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं शहरयार रुक जाए, कोई ज़रूरत नहीं, अब तो रात भी बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं डॉक्टर मिलेगा भी या नहीं। अब मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखूँगी, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर मत जाए। कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ समझी तुम, और वैसे भी अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है सेहत पर रिस्क लेने का, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी आओ, अब मैं कोई भी फजूल बात ना सुनूँ तुम्हारे मुंह से। वो ज़रा सख्ती से बोला तो स्मारा ने फ़ौरन हाँ में सर ला दी। इसे कब किस बात पर गुस्सा आता था स्मारा को भी समझ नहीं आती थी। चादर लेकर खामोशी से नीचे चली गई। अब इतनी सी बात पर शहरयार को गुस्सा तो नहीं दिला सकती थी, और ये शहरयार की मोहब्बत ही तो थी जो इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करता था। कभी कभी वो इसके अंदाज देखकर खुद पर रश करने लगती थी।
कितना वक्त हुआ शादी को? डॉक्टर इसके चेकअप करने के बाद पूछने लगा। 1.5 महीना होने वाला तकरीबन, अस्पारा ने मध्यम से लहजे में जवाब दिया। अब से लापरवाही मत कीजिएगा, डाइट का खास ख्याल रखिए, आप बहुत कमज़ोर हैं, बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में शुरू से पता चल गया, इससे आप अपनी डाइट पर खास ध्यान रख पाएंगी। पहले बच्चे के वक्त पर बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है ताकि आगे जाकर किसी भी किस्म का मसला न बने। मिस्टर शहरयार, आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इनकी ज़ेहती बता रही है कि खाने पीने में काफ़ी कामचोरी से काम लेती है, लेकिन आपको एक अच्छे शौहर होने का सबूत देना होगा और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इनकी सेहत पर आप किसी भी किस्म का रिस्क मत उठाइएगा। डॉक्टर एक पर्ची पर कुछ लिखते हुए शहरयार को हदायत दे रही थी, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर लाया, जबकि अस्मारा से तो नज़र तक नहीं उठाई जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अस्मारा, इतनी जल्दी! मुझे तो लगा था मुझे मेरी बेबी के लिए 4-5 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बाप बनने वाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया। वैसे आपने मुझे एक नहीं बल्कि दो दो तोहफे दिए, एक तो इतनी प्यारी बेबी और अब मुझे अपनी बहन से भी नवाजने वाले। कितना खुश नसीब हूँ मैं, अल्लाह ने मुझे मोहब्बत और चाहतों से नवाजा। वो इसका हाथ अपने हाथ मेरे बेहद शिद्दत से बोल रहा था, जबकि अस्मारा को कुछ समझ ही नहीं आया तो अपनी खुशी का इजहार इसके सामने कैसे करे। शहरयार, हम सबको कैसे बताएंगे इस बारे में? मतलब अजीब लगेगा ना। काफ़ी देर के बाद वो बोली भी तो क्या। शहरयार का दिल चाहा वो कहका लगाकर उनसे, मेरी जान, तुम्हें किसने कहा कि अपनी नाजुक से जान को इतनी बड़ी मुश्किल में डाला? मैं हूं ना सबको बताने के लिए, पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं आने दूंगा। तुम बस डॉक्टर की सारी डाइट फॉलो करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरे होने वाले बेबी को अंदर किसी किस्म की कोई मसला नहीं होना चाहिए, वरना बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे होने वाले बेबी के लिए, ताकि जब वो दुनिया में है तो गोल मटोल सा हो, तुम्हारी तरह हड्डियों का ढांचा नहीं। बल्कि अब से तुम्हारी डाइट का ख्याल मैं और मम्मा रखा करेंगे। तुम बहुत लापरवाह, आपसे कोई लापरवाही नहीं होगी। वो खुद ही हजम करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि वो क्या क्या बोल रहा था इसे तो कुछ समझ भी नहीं आता। इसे बस ये पता था कि इसका बेबी इस दुनिया में आने वाला, वो प्रेग्नेंट है और अब इसे अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी सेहत का, अपनी डाइट का। अस्मारा मेरी जान, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि मेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं रुक रहे। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। ऐसे खुश रहो, आबाद रहो, मैं सबका मुंह मीठा करवाती। कब तक चक्कर लगाओगी? मैं तुम्हारी पूरी डाइट ही खुद सेट करके दूंगी ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। मम्मा बेहद खुश थी। नहीं मामा, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मामा ने सब कुछ संभाल लिया, वहीं खाने पीने का ख्याल रख रही है और डाइट भी खुद ही सेट कर रही है, इसने शर्माते हुए बताया। चलो बेटा, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, बस तुम अपना ख्याल रखना, किसी किस्म की कोई लापरवाही मत करना। ऐसे मामलों में लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब पढ़ाई पर भी ज़रा ध्यान देना छोड़ दो, अब सिर्फ और सिर्फ अपने और बच्चे की सेहत पर ध्यान दो। ये भी शुरुआत है, इन दिनों अपना ख्याल रखोगी तो आगे चलकर तुम्हारी लिए बेहतरी होगी। शुरू शुरू में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि बच्चा सेहतमंद हो। मामा इसे हदायत देती, साथ में मज़ीद पढ़ाई के लिए भी मना कर चुकी थी। मामा को ये नहीं समझा सकती थी कि इसकी पढ़ाई इसके लिए कितनी अहम है। इसे पढ़ना था, कुछ बनना था, अपने लिए कुछ करना था, लेकिन मामा की नज़र में ये सारी चीज़ें सिर्फ बेवकूफ़ी और वक्त की बर्बादी थी। इनके मुताबिक इसकी सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी थी, वो इतनी वो करवा चुकी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके मुताबिक एक लड़की के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी होती है। वैसे मसीन इन सब चक्करों में नहीं पढ़ने देना चाहती थी, लेकिन रोकना नहीं चाहती थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब इसके हर कदम में इसका शौहर इसके साथ था, वो मुमकिन तरीके से सपोर्ट कर रहा था। चल फिर मम्मा को ही जान दे। लेकिन मम्मा की सुई हमेशा वहीं पर अटकी रहती। वो तो शादी के बाद इसकी पढ़ाई के हक में नहीं थी। इनके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी थी। इस वक्त वो अपने और शहरयार के रिश्ते को मजबूत कर सकती थी। किन्ना को मजबूत करे, कोई एल्फी उल्फी पालवे। लेकिन आज तो जैसे इनकी सारी टेंशन दूर होगी, इनकी तरफ से मिलने वाली इस खुशखबरी ने जैसे हर मसले का हल निकाल दिया। फ़ोन बंद करने के बाद वो ये सोच रही थी कि वो शिजरा को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाए। मामा के सामने तो इसने खुलकर सारी बात कह रही थी, लेकिन वो शिजरा को ये बात सब कैसे बताएगी, सोचते हुए घबराहट भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। इसने इसके सामने नाश्ता रखा, एक्साइटेड से इसकी साइड पर बैठ कर खड़ी होकर हाथ मारने लगी। क्या बात है, इस तरह से मेरे सर पर क्यों खड़ी हो गई? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। बात तो आपको तब पता चलेगी जब आप ये कपड़ा हटाकर मेरे पराठे की शक्ल देखेंगे। इतनी प्यारी शक्ल है आज की मेरे पराठे की, एकदम गोल। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि पराठा मैंने अपने हाथों से बनाया। आप ज़रा चेक तो करें, इसे आपको भी यकीन नहीं आएगा, वो खुशी से बताते हुए बोली। इसके अंदाज में पहले तो कल्ब को हंसी है, लेकिन फिर अपनी हंसी दबाते हुए कपड़ा हटाकर पराठे का दीदार करने लगा। आज वाकई पराठा गोल शेप में था, जिसे हैरान कर गया। इसने एक नज़र पराठे की शेप पर और दूसरी नज़र इस पर डाली। क्या ये वाकई तुमने बनाई है? गांव की किसी लड़की ने आकर बनाया? मैं नोट करूँ, आजकल गांव की औरतें कुछ ज़्यादा घर पर आ रही है। खैरियत है ना? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। हाँ बिल्कुल खैरियत है, गाँव की औरतों को मैं पसंद आ गई, इसलिए आते जाते दीदार करती रहती है। एक आप ही है जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, वरना तो हर कोई मुझसे प्यार करता है, बल्कि कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझसे प्यार नहीं करता हो सिवाय आपके। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि कल भी से नज़रअंदाज करता खाने में मसरूफ़ हो गए। तुम इतने सारे लोगों में प्यार करने वाले, भला तुम्हें मेरे प्यार की क्या ज़रूरत है? इसी प्यार से गुजारा करो। और गांव की औरतें आती रहती हैं तो इनसे सीख ही लिया करो।
अच्छी कोशिश करती हो, आ जाएगा सारा काम, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि ये पराठा तुमने बनाया, क्योंकि तुम्हारी सोच से ज़्यादा गोल बन गया। कल मैंने अपना शक सामने बयान किया। खबरदार कल, जो आपने मेरी मेहनत को किसी और का नाम दिया। मैं अपने घर के काम किसी बाहर वाली औरत से नहीं करवाती, ये सब कुछ खुद करती हूँ अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और ये भी मैंने खुद किया इन हाथों से, वो अपने हाथ सामने करते हुए बोली। हाँ तो बताओ ना कैसे किया तुमने? तुम पर यकीन करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। कल तक पराठा अफ्रीका के नक्शे जैसा था, तो आज एकदम गोल कैसे हो गया? वो भी पूछे बिना न रह सका। इससे खुद पर हैरत होती थी, कभी कहाँ वो दहाक और संजीदा शख्स किसी से बात मुस्कुराकर बात करते हुए मुस्कुराने की एक खास वजह ढूंढता था। और कहाँ आजकल का वो शख्स जो बात बिन बात ही बहस करने बैठ जाता। इस वक्त भी पता नहीं क्यों इससे बहस कर रहा था, लेकिन इसे मज़ा आ रहा था। वो घी के डब्बे का ढक्कन है ना, मुझे पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे मैं गोल शेप का पराठा बना सकती हूँ, लेकिन देखिए मेरे दिमाग, मैंने इसकी मदद से कितना अच्छा और परफेक्ट पराठा बनाया। बस अब मुझे किसी की काली नज़र ही ना लग जाए और मेरा दिमाग ऐसे काम करता रहे। बेहद खुशी से चाहे कि कलम नफ़ी में सर लादा अपने नाश्ता मुकम्मल करने लगा। अब रात को मैं आपके लिए रोटी भी अपने हाथ से ऐसी गोली बनाऊंगी। वो बेहद खुश थी। जो दिल में आए वो करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत करना। पेपर्स होने में बस थोड़े दिन रह गए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेपर्स इन कामों की वजह से बुरे हो, इसलिए बेहतर कि गाँव की किसी औरत को रख लेते कुछ दिन के लिए। घर के काम सारे वो देख लिया करेगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल नाश्ता मुकम्मल करता अपने शूज़ पहनते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानते गाँव की लड़कियों को इनकी तो बस नज़र होती है मेरी इज्जत पर। वो बेसाख्ता बोली तो कल के हाथ रुक गए। गाँव की औरतों की इस नज़र तुम्हारी इज्जत पर है? वो कंफ्यूज होता इसे देख रहा था। और नहीं तो क्या, जैसे मैं आपकी इज्जत हूँ, आप भी तो मेरी इज्जत है। माँ सदके चली जाए। अगर कोई मुझे देखेगा तो बुरी नज़र से, तो आपको बुरा लगेगा ना, खून खौलेगा ना। बस वही होता है मेरे साथ। जब कोई आपको बुरी नज़र से देखती है, मेरा खून खौलता है, मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं इनसे जान से मार डालूँ। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी घर पर रखने की। वैसे भी घर का काम होता है कितना, सफाई तो सुबह सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। बस फिर क्या, सारा दिन बैठकर पढ़ाई तो करती हूँ। फिर शाम 4 बजे जब आपका आदमी मुझे कुछ पकाने के लिए दे जाता है तब पकाती हूँ। सारा दिन तो फिर मेरा फारिग बैठे गुजर जाता है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन पेपर्स में सप्ली लाने के बाद ये मत कहना कि घर के कामों की वजह से तुम कामयाब नहीं हुई। वो वार्न कर रहा था। तोबा है, कल सप्ली आए मेरे दुश्मनों की। मैं तो इतनी अच्छी हूँ पढ़ाई में, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख लीजिएगा, इस साल भी टॉप करूंगी मैं। वो पूरे यकीन से बोली। इंशाल्लाह, वो कहते हुए घर से बाहर निकल गया। वो रोज़ की तरह से छोड़ने दरवाजे तक आई थी। कल खुद हैरान थे, इसकी रूटीन पर कल के काम वाकई नहीं ज़्यादा बाकी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि घर छोटा सा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी घर के काम नहीं किए थे। और ऐसे बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के पुरसकून होकर घर के सारे काम निपटा लेती थी। इसका खाना भी हर रोज़ बहुत बेहतर होता जा रहा था। इसकी शख्सियत की तब्दीली ने कल्ब को परेशान कर दिया, बहुत मुतासिर भी था इसे। इसे लगा था इस घर के काम और थोड़ी सख्ती से तंग करेगा तो वो खुद ही यहाँ से घर वापस चली जाएगी, लेकिन वो हिम्मत हार कर पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसने सच में कल्ब को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया था। पिछले 1.5 महीने में वो हर तरीके से खुद को कल्ब की पसंद के मुताबिक बना रही थी, लेकिन जो चीज़ इसने नहीं बदली थी वो थी इसकी बचकाना हरकतें, जो कभी कभी तो कल्ब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती थी। कल खुद सोच में पड़ जाता कि आखिर ये लड़की चीज़ क्या है। हर रोज़ जब तक वो इससे बहस नहीं करती थी, इसे सुकून नहीं मिलता था। कभी कभी तो ज़रा ज़रा सी बात को लेकर शुरू हो जाती, जब तक कल बदले में इसे लड़ना न लेता वो सुकून से न बैठती थी। अब तो कल को भी इससे बात बात पर बहस करने की आदत हो गई थी। वो ज़रा ज़रा सी चीज़ को लेकर तफसील में जाती थी, कैसे, क्यों, कब। और जब तक कल्ब इसे सब कुछ ना बताता वो इसे तंग करती रहती। शुरू शुरू में कल्ब के लिए सारी रूटीन बहुत अजीब थी, लेकिन अब इसे आदत होती जा रही थी। शिजरा का वजूद अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पापा बहुत बार कह चुके थे कि कुछ भी ना सही, कम से कम शिजरा को तो इसके घर वालों से तो मिलवाने लेकर आओ। तकरीबन 1.5 माह हो चुका है शादी के बाद। सिर्फ एक बार वो अपने घर गई और इसके बाद तुम्हारे साथ चलेगी। तुम बेशक इसे छोड़कर चले जाना, लेकिन इसके घर वालों के पास तो लेकर आओ। वो मासूम बच्चे, इसका भी तो दिल करता होगा इसके घर वालों से मिलने का। अस्मारा हर हफ्ते आती है और माशाल्लाह अस्मारा के चेहरे की खुशी देखकर इतनी खुशी होती है कि हर टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन फिर जब ये सोचता हूँ कि अस्मारा के चेहरे की खुशी के पीछे कहीं ना कहीं शिजरा छुपी हुई है, तो परेशान हो जाता हूँ। अगर शहरियार को पता चलेगा कि तुमने वहाँ इसे किन हालात में रखा हो, तो कहीं अस्मारा के चेहरे की खुशी मध्यम ना पड़ जाए। बाबा के अल्फाज ने इसे परेशान कर दिया। जो भी था, शिजरा कभी भी इस हालात से नहीं गुजरी थी जिनसे अब वो गुजर रही थी। बेशक वो सब्र शुक्र से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हकीकत बदली नहीं जा सकती थी। हकीकत यह थी कि काबिल कबूल फ्लैट मिलने के बावजूद भी वो जानबूझकर गाँव के बीच में रह रहा था, जहाँ ना तो वक्त पर पानी आता तो ना ही गैस के मसाइल हल होते थे। शीज़ा इसे बता चुकी थी कि दो बार इसने आग पर खाना बनाया और इसे आग जलाने में बहुत मसला पेश है। ये तो गांव के लोगों ने इसकी मदद की थी, जबकि गांव के लोगों को भी वो मदद करने से साफ मना कर चुका था। लेकिन इसके मना करने के बावजूद भी कुछ लोग तरस खाकर शिजरा की मदद कर दिया करते थे। कलब जानबूझकर इसे यहाँ पर लाया था ताकि वो गांव के कामों से तंग आकर इसे छोड़कर चली जाए। इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। ये केस इसके ऑफिस में किसी दूसरे ऑफिसर के हाथ आया था, लेकिन इसे जानबूझकर हवेली से दूर जाने के लिए इस केस को अपने हाथों मिल गया था। इसे एक बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया गया था, जो कि तकरीबन गांव से आधे घंटे के फासले पर था। इसमें हर तरह की आसाइश मौजूद थी, लेकिन इसे जानबूझकर वहां न जाने का फैसला किया। बड़ा कुछ अव्वल किस्म का बंदा पाई फिर तू।
क्योंकि वो शिजरा के सर से मोहब्बत का ही भूत उतारना चाहता था। वो इस पर ज़ाहिर करना चाहता था कि जो कदम इसने उठाया वो बहुत गलत है। इसने शुरू में शिजरा से बहुत सरमौरी सख्ती से बात की, लेकिन इसको कोई भी बात इसके दिल में इसके लिए पलती मोहब्बत को कम ना कर सकी। इसने शिजा को खुद से दूर रखा। इसे यकीन था वो हिम्मत हार जाएगी और वापस लौट जाएगी, लेकिन ना तो वो हिम्मत हारने को तैयार थी और ना ही वापस लौटने को। वो तो बस आगे आगे बढ़ती जा रही थी। इसका इरादा कल्ब के दिल पर दस्तक देना था और कल्ब इसके इरादों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। अब ये कल्ब पर डिपेंड करता था कि इसे इसके इरादों में कामयाब होने देगा या नहीं। कल्ब ने आप राना मरीनी ने अगर पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ देने एक बारी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं सच में पप्पो बनने वाली हूँ। अस्मारा तुम मजाक तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, बल्कि यहीं पर गिर के बेहोश हो जाऊंगी अगर ये बात छूटी निकली ना। मैं तुम्हें जान निकाल दूंगी तुम्हारी। इसे समझ नहीं आ रहा तो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अस्मारा इसे अभी भी खुशखबरी सुनाई तो शिजा का दिल चाह रहा था अभी इसी वक्त उड़कर इसके पास चली जाए। मैंने तुम्हारे साथ कोई झूठ या कोई मजाक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी बात मैं झूठ में कहूँगी तुमसे? क्या मैं ऐसा मजाक करूँगी? अस्मारा ने शिकवा करते हुए कहा। नहीं, तुम होने वाली पप्पो के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। मुझे पता तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई लव यू। बस मेरे होने वाले भतीजे का बहुत ख्याल रखना। आ रही हूँ मैं बस अपने भतीजे से मिलने के लिए। मुझे नहीं रहना इसके बगैर। और तुम्हें पहले बता रही हूँ कि इसका नाम मैं रखूँगी। खबरदार जो किसी ने भी इसका नाम रखा। वजह से पहले बुकिंग कर रही थी। हाँ तुम ही रखना, हमें कोई इतराज़ नहीं। अभी से आने तो दो दुनिया में। ये सारी बातें तो बात की हैं। अभी तो मुझे परेशानी हो रही है कि अभी से इन सब लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया कि यकीन करो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तुम्हारे भाई ने तो मुझे बिस्तर से उठने की भी इजाज़त नहीं देते। अभी तो एक माँ भी नहीं हुआ और यहाँ यहाँ ये हाल है तो 9 महीने में पता नहीं क्या क्या होगा। वो परेशानी से उसे बता रही थी, जिस पर शिजरा को बड़ी खुशी हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़े मज़े की बात है डार्लिंग। ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरे 9 महीने तो इसी हाल में रहना है। मुझे तो सुनकर इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तुम्हारा हाल क्या हो रहा होगा? वो हंसते हुए बोली। शिजरा कितनी कमीनी हो तुम यार। अल्लाह करे कि तुम पर भी ऐसे दिन आए। तुम देखना तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी होगी। मैं तो कम से कम शहरियार से जिद करके अपनी बात मनवा सकती हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर पाओगी। कल भाई अपने बच्चे पर बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, फिर आएगा मज़ा। वो इसे डांटते हुए कहने लगी। शिजरा को जैसे चुप लगी। काफ़ी देर इसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उस्मान ने फ़ोन कान से उतार कर देखा। कॉल तो अभी भी चल रही थी, फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? शिजरा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या तुम में और कल भाई में कोई मसला है? वो परेशानी से पूछने लगी। हमें क्या मसला होगा? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि बहुत खुश है। इसने बेहद खुशी से कहा। शिजरा प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। अगर कोई मसला तो तुम मुझसे शेयर करो, कर सकती हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कल भाई को तुम्हें समझने के लिए वक्त चाहिए शिजरा। फिलहाल शायद वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहे, इसलिए गुस्सा कर जाते होंगे, लेकिन प्लीज़ तुम इनके गुस्से का बुरा मत मनाना। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे समझाते हुए कह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज़ में वक्त लगता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस रिश्ते को निभाने की, कल्ब को अपना बनाने की, लेकिन ये सब काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं कल्ब को कब मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, कब वो मेरी मोहब्बत को कबूल करेगी। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने साथ कल्ब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। वो कभी मेरा साथ चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत थी, तो सारी सोचों को एक तरफ रखकर फिर से कोशिश शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैं इनकी सोच की बात निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही कि मेरे जज्बात इनके लिए वक्त ही नहीं है। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने पता ही नहीं बता पा रही कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। काश इनको मुझ पर यकीन हो जाए। अस्मारा तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं इनको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊँ। वो मायूसी से बोल रही थी, जबकि इसके लहजे की मायूसी अस्मारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त लगेगा, लेकिन वो दिन दूर ही जब कल भाई को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब वो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नेम लेकर चिल्लाएंगे कि इंशाल्लाह वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। वो काफ़ी परेशानी से बोल रही थी। से लग रहा था सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सब कुछ ठीक होना इतना भी आसान नहीं है। फ़ोन बंद करने के बाद वो खाना बनाने के बारे में सोचने लगी। आजकल के ऑफिस से कोई नहीं आता शाम में कुछ पकाने के लिए देने, इसलिए से समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाए। अभी इसने किचन में जाकर कुछ देखने का फैसला किया था कि दरवाजे के करीब रखे शॉपर पर नज़र पड़ी। अरे लगता है कल के ऑफिस का वो आदमी कुछ रख के चला गया। मैं भी तो फ़ोन पे मसरूफ थी तो देख ही नहीं पाई। पता नहीं इसने कितनी बार दरवाज़ा खटखटाया होगा। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ होता है। दरवाजे से खाने की चीज़ उठाती, खाना बनाने के लिए किचन में जाने भाग गई। कलब दा बंदा ही ऐसी है, कलब आप ऐसी तेरी गुफ्तगू सुना नास्ते। शाम में वो घर आया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। शिजरा को तो इसे जाने की बात करने वाली थी, लेकिन इसे परेशान देखकर खुद भी परेशान होगी। क्या बात है कल आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या आपके ऑफिस में कोई मसला है? क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? तबीयत ठीक है आपकी? खाना लगाऊं? वो परेशानी से पूछ रही थी। कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। जब मूड होगा तो मैं बता दूंगा। परेशानी से बेड पर लेट के कल प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत छुपाएं। बताएं मुझे आप परेशान क्यों? आपकी परेशानी मुझे भी परेशान करिए। मैंने कहा ना शिजरा, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ठीक। तो मेरा मूड नहीं ठीक। तुम जाओ यहाँ से। हर चीज़ में दखल अंदाजी मत किया करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तुम्हारी भी लिमिट है। वो काफ़ी रुखे लहजे में बोला। आई एम सॉरी कल, आप गुस्सा ना हो। मेरा भी दिमाग ख़राब होता था कभी कभी। आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करती रहती हूँ। आइंदा नहीं करूँगी। वो आंखों से नमी साफ करते इसके करीब से जाने लगी थी कि अचानक कल में इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींच लिया।
अचानक इसकी हरकत पर वो आकर इसके सीने से लगी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगी तुम, हर चीज़ में इंटरफेयर करती हो और बेहद बेहद मासूम बनकर ऐसी शक्ल बना लेती हो कि कोई तुम पर गुस्सा भी नहीं कर पाता। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे तंग करते हुए, और ये आंसू क्यों बह रहे हैं? तुम तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने बेबस होता जा रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हो, चली जा रही हो। वो इसे अपने बेहद करीब करता इसकी कमर में हाथ डाल चुका था, जबकि वह हैरानगी से सुन रही थी वो क्या कह रहा है। क्या ये वही अल्फाज थे जो वो सुनना चाहती थी? क्या वो सच में इससे आदत होगी है मुझे तुम्हारी। जब तक तंग नहीं करती तब तक सुकून नहीं मिलता मुझे। जब तक तुम्हारे इस मुंह से तुम्हारी खिलखिलाहट नहीं सुन लेता चैन नहीं आता मुझे। जब सामने होती तब सुकून नहीं लेने देती हो, जब सामने नहीं होती तब भी बेचैन कर देती हो। सुकून छीन लिया तुमने मेरा। एहसास भी है तुम्हें कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? इसके चेहरे को अपने हाथों में लेते वो अपनी धुन में बोले चला जा रहा था, जबकि वह हैरानी की मूरत बनी बस इसे देख रही थी, इसे सुन रही थी कि इसके पास में अपनी अहमियत को महसूस कर रही थी। तुम तो कुछ भी कर सकती थी ना मेरी मोहब्बत के लिए। अभी तो 4 दिन नहीं गुजरे, तुम्हारी मोहब्बत में थकन शामिल होगी। तुम तुम तो बहुत प्यार करती थी ना मुझसे, तो फिर कैसे तुम्हारी मोहब्बत हारने लगी? अच्छा, मेरे लग रहा फोन दिया गल्ला सुनिए। मेरे लिए जान देने जा रही थी ना तुम, और मेरी ज़रा सी बेरुखी तुमसे बर्दाश्त न हुई। तुम तो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करने वाली थी। 4 दिन में मोहब्बत थक गई तुम्हारी। इसकी उंगलियां इसकी कमर में सरसराती सख्ती से अपने सीने में भेज रही थी। कहो हार गई हो तुम, कहो हार गई तुम्हारी मोहब्बत। बस इतनी ताकत थी तुम्हारी मोहब्बत में। ख़त्म होगी तुम्हारा मान, तुम्हारा इश्क। मेरे सामने आंसू मत बहाओ, अपनी हार को कबूल करो। वो इसे सख्ती से अपने साथ लगाए जैसे चैलेंज करा था। ना मैं आज हारी हूँ, ना मैं आगे कभी हारूंगी। आपकी गलत फहमी है कि आपकी ज़रा सी बेरुखी से तंग आकर मैं अपने कदम पीछे हटा लूँगी। ये मोहब्बत है जनाब, कोई सौदा नहीं। वो इसकी आंखों में आंखें डाले मुस्कुराई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बदले में मैंने आपसे आपकी मोहब्बत मांगी तो नहीं। मैं तो रोज़ अव्वल से कह रही हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। आप अपनी मोहब्बत बचा कर रखें अपनी पहली महबूबा के लिए। मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। मैं आपकी आंखों से ये दुख और वैरानियत ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं इसमें नाकाम नहीं हूँ। देखें आप अपने आप को, क्या आपको नहीं लगता कि आप बदल चुके हैं? आप मुझसे छुपकर मुस्कुराते, मेरी बातों पर खुश होते, मेरे सामने ना सही लेकिन अकेले में सिर्फ मुझे सोचते। आप बदल चुके, माने या ना माने। आप अब वो शख्स नहीं रहे जिसकी ज़िंदगी की वीरानी ख़त्म करने में आपकी ज़िंदगी में आई थी। मैंने आपको बदल दिया, मैंने आपको आपकी मुस्कुराहट लौटा दी है। आपकी आंखों में जो बेवफाई का दुख था ना, वो ख़त्म किया मैंने। मैं कभी हार नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत ऐसी ताकत है जो कभी हारने नहीं देती। मैं नहीं हारी कल्ब साहब, मैं कल भी आपसे मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ। पूरे यकीन से बोली कल्ब ने बस एक नज़र इसके चेहरे को देखा, फिर इसके लबों पर झुक गया, और इसके लबों को अपने लबों की कैद में लिए वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था। शिजरा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की ज़रा सी कोशिश की, लेकिन वो इसके हाथ को अपने हाथ में कैद करता इसकी कमर के पीछे ले गया, और इसके लबों पर झुका इसे मुकम्मल तौर पर खुद में कैद किए हुए था। इसका जज्बाती अंदाज इसके सांस तक रोक चुका था। बहुत जज्बाती हो गया। इसने पूरी हिम्मत करके इसे खुद से दूर किया। इसका सारा वजूद कांपने लगा था। वो इसे 1-2 नहीं बल्कि 10 कदम के फासले पर जा रुकी। अपनी इस हरकत पर वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस इसे गहरे गहरे सांस लेते देख रहा था, जिससे नजर चुराई ज़मीन को देखती अपने साथ होने वाली अचानक अवतार पर बुरी तरह से बौखला चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता फासला मंडाता इसके बिल्कुल के पास आ गया। मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी लाओ। उसके कान के करीब सरगोशी करते इसे समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में भर चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। वह हैरानगी से इसकी एक एक हरकत को देख रही थी। अभी तक तो इसकी पिछली हालत से नहीं समझ थी कि न जाने से कहाँ लेकर जा रहा था। कल्ब, एक लफ्ज़ नहीं, कुछ मत कहना। आज मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। लफ्ज़ों का इज़हार बहुत सुन लिया, आज धड़कनों का शोर सुनना है। वो बेडरूम के दरवाजे से पार होता इसके कान में गुनगुनाया, जबकि वो परेशान थी। अचानक इसे हो गया कि इस पर इस कदर मेहरबान, ये तो नामुमकिन सी बात थी। आप ठीक तो हैं कल्ब? मैं मुझे बहस करने वाली बीवी नहीं पसंद। तुम खुद में इतना बदलाव ले आई हो, लेकिन अपनी बकबक बंद नहीं की तुमने। लेकिन आज तुम्हारी बकबक मैं अपने अंदाज में बंद करूंगा। वो मुस्कुराते हुए से बेड पर रखता है इसका दुपट्टा कंधे से उतार कर बेड से नीचे फेंक चुका था। ये क्या करने जा रहे हैं आप? इसने कपकपाते लहजे में पूछा। वही जो तुम चाहती हो, वो इसके शानों पे हाथ रखते हुए बोला। लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना। तुमने कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों चाहिए? वो इसे लाजवाब कर गया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी तुम दावेदार हो कि तुम्हें मुझसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मैं देखता हूँ तुम अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती हो। इसकी गर्दन पर झुकता अपने दहकते लब रख चुका था। या नहीं है तुम्हें खुद पर यकीन कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी? वो जैसे इसकी दुखती रग पर हाथ रख चुका था। मुझे खुद पर इतना यकीन है जितना इंसान को होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल आप अपने फैसले पर पछताइए। तो आपकी तरफ से मेरे लिए एक मौका हुआ ना। वो संभल कर बोली तो कल फिर मुस्कुराया। बेवकूफ़ लड़की, अब तक नहीं समझी कि अब मामला आगे तक जा चुके हैं। अब भी अगर तुम्हें मौका ना दिया तो कल पछताना पड़ेगा मुझे, और मैं पछताना नहीं चाहता। इसे बेड पर लेटाता जैसे अपने आप इसके हवाले कर रहा था। शिजरा मुस्कुरा कर इसकी जसारतें खुद पर महसूस कर रही थी। वो इसके चेहरे के नक्श को अपने लबों से चूमता अपने अंदाज में से महसूस कर रहा था। आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं कल्ब। दुनिया के हर एहसास से ज़्यादा हसीन एहसास है आप, जिसने
इसने बेहद मान से इसके गले में अपनी बाहें डाली। वो इसके बाजू पर अपना नाम देखता मुस्कुराया, खास तो तुम भी हो, बस बोलती बहुत ज़्यादा हो। इसने मुस्कुराते हुए इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत इस पर जाहिर कर रहा था। शिज़ा को अपने कंधे से शर्ट से रखती हुई महसूस हुई। इसने मजबूती से कल्ब की शर्ट को अपने कॉलर में हाथों में थाम लिया। कल्ब ने बेहद नरमी से इसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर अपनी शर्ट के बटन ओपन किया और अपनी शर्ट उतारते हुए शिज़ा के दुपट्टे के साथ फेंक दी। मैं एक बार फिर से इसके लबों पर झुका था। इसकी सांसों में अपनी सांसें बसाए वो अलग ही जहान में मदहोशी से खोया हुआ था। जब अचानक इसका फ़ोन बजा, शिज़ा भी इस कैफियत से बौखला कर निकली थी। हद होती है किसी चीज़ की। कोई वक्त डिस्टर्ब करने वाला बंदा अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ भी तो हो सकता है। इसके घबराने पर कल्ब ने मुस्कुराते हुए मोबाइल फ़ोन निकाला और साथ ही शिज़ा के वजूद पर चादर डाल दी जो इसे पूरी तरह बहका रहा था। जी सर, आ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त खैरियत तो है? वो परेशानी से पूछा था। ओके सर, मैं अभी पहुँचता हूँ, वो एक नज़र शिज़ा की जानिब देखते हुए बोला। तुम्हारी मुश्किल आसान होगी, बुलावा आ गया मुझे, अभी ऑफिस पहुंचना होगा। एक ज़रूरी केस निकला है, गांव में चौधरी के लोगों ने दंगा कर दिया, फायरिंग हुई है, गांव के चंद लोग जख्मी हो गए। तुम्हारे साथ मीटिंग कर पर रखते हैं। वो अपनी शर्ट पहनते हुए इससे कहने लगा जबकि उठकर बैठ गई। कल तो मैं जा रही हूँ ना कश्मीर वापस, मेरे एग्जाम्स होने वाले। इसने शर्माते हुए याद दिलाया। कल की थोड़ी देर की गुर्बती से घबराने पर मजबूर कर गई थी। परसों चली जाना, कल ज़रूरी है क्या? अपनी ज़रूरी चीज़ें जेब में डालते हुए फिर से कहने लगा। मैंने बता दिया भैया को भी, मामा को भी, वो सब लोग बहुत खुश हैं। कल ही हमारे जाने की तैयारी करें, तो कल ही जाना पड़ेगा। वो इसे देखते हुए बताने लगी। कल ने कुछ सोचते हुए हाँ बसर। ठीक है, छोड़ाऊंगा, कल एग्जाम देकर आना, रिजल्ट मैं दूंगा। बेहद नरमी से इसके माथे को लबों से छूता हुआ बाहर आने का इशारा कर रहा था। कोई दरवाज़ा बंद कर ले। आप मुझे मिस करेंगे? वो इसके साथ आते हुए पूछने लगे। वो तो वक्त बताएगा मुझे तुम्हारी कितनी कमी महसूस होगी। वो दरवाजे से बाहर निकलता मुस्कुराकर बोला। ऐसी वैसी आप तो मेरी यादों में पागल मजनू बनकर इन गलियों में घूमेंगे। बस एक बार आपको मुझसे मोहब्बत तो हो जाए, फिर देखिएगा आपके साथ क्या क्या होता है। जितना तंग आपने मुझे किया ना, इसे ज़रा तंग करूंगी। एक दिन आएगा जब आप चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर पहले वाली शर्माहट घबराहट कहीं गायब हो गई थी। एक बार फिर से शरारती सी लड़की बन गई जो अपनी बातों से जिद करती रहती थी। चलो फिर देखते हैं वो दिन कब तक आता है। दरवाज़ा बंद करता हुआ इसे कहता बाहर निकल गया। वो दिन बहुत जल्द आएगा और आप देखते रह जाएंगे। वो दरवाज़ा बंद कर दी यकीन से बोली और अब आकर वापस बेड पर बैठ के इसका दिमाग कल्ब की जैसा आदतों में कैद हो चुका था। इसे बार बार इसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकतें याद आ रही थी। कल्ब इतना रोमांटिक हो सकता है इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो इसकी सोच से ज़्यादा पहुंचा हुआ इंसान था। इसके साथ गुजरे चंद लम्हे इसे बुरी तरह घबराने पर मजबूर कर गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में सोच रही थी। इसका छूना, इसका पास आना। इसने खुला इसने खुलकर तो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन इसे कहा तक वो इसके लिए अहम और शिजरा के लिए वो अल्फाज जैसे इसे एक और वजह दे गए थे अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश करने के लिए, अपनी मोहब्बत को जारी रखने के लिए। आज नहीं तो कल से ही वो इससे मोहब्बत करेगा। वरना इन दोनों के लिए शिजा की मोहब्बत काफ़ी थी। शिजा का दावा अब भी कायम था। वैसे मोहब्बत ना दे, सिर्फ इसकी मोहब्बत को कबूल कर ले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वो बस इतना चाहती थी कल्ब खुश रहे और वो कल्ब के साथ इसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एपिसोड लॉन्गेस्ट हो गए, अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। सायरा रियाज बहुत अच्छा नावल। एक्चुअली एक बंदे की गलती बाकी लोग का इमेज भी ख़राब कर देती है, जैसे किरण की गलती है इस्मारा के लिए। ऐसे ही होता है, और फीमेल्स का तो ज़्यादा, लड़कियों का तो वाकई ऐसे होता है। बुशरा आजम ज़बरदस्त एपिसोड। एसेस योर रीडिंग स्टाइल इज़ गुड एंड योर पंजाबी इज़ वेरी फनी, थैंक यू। मलिक आई थिंक ये मलिक सपा का कमेंट है, लेकिन पहले मलिक सपा लिखा होता था, अभी मलिक लिखा हुआ है। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया सुनकर। आहो शिजरा ने शहरयार को भरपूर मौका दिया था इंजॉय करने का असमारा के साथ। चलो हकलाल की बीवी थी, ले गया उसको, उसके तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उनमें तो फिर कलब ना भी मुलाकात हो गई, सारा कुछ भी हो गया। तो मानत फिर शिजरा ने चुगली लानी सी आखे असमारा। बस वो उसको जिस तरह का माहौल मिला हुआ था उसका डरना जायज़ था। वो कोई बिला वजह नहीं डर रही थी। और शिजरा के पास अब जो नंबर था उन्हें वही देना सी ना शहरयार ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੁੱਤ ਗੁੱਤ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ। वैसे शहरयार का अच्छा फैसला था कि उन्होंने फ़ोन ला के दिता। हाँ, किरण ने बहुत गंदा वो हरकत की और वो कल्ब की ज़िंदगी ख़राब कर दी। जहर लगती है मुझे किरण तो वैसे ही। कल्ब का पास्ट वाकई बहुत वैसा था। शिजा का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बस औखी जगह ते दिल ला लिया कुड़ी ने। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। मास खान नाइस, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, डोंट लाइक मारूफ, बैड करेक्टर। अच्छा, आप कोई दूसरा नावल पढ़ रही हैं? वो वाला मारू, मारू की बात कर रही हैं आई थिंक। वो वाला यार नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो वाला पढ़ रही हैं। बशरा काशिफ वेरी नाइस, नाज़त तहरीन वेरी नाइस नावल, प्लीज़ एपिसोड जल्दी जल्दी अपलोड करें।
यार ट्राई करती हूँ मैं, लेकिन मेरी रूटीन ही अब वैसे है, अगर तो 1 घंटे की एपिसोड देनी हो तो मैं तो आपको डेली 12 बजे से पहले दे दिया करूँ, मेरी रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन मसला यही है, नावल थोड़ा लॉन्ग है और मैं चाहती हूँ कि टाइमली ये एंड हो जाए, लटके ना, क्योंकि जो चीज़ लटक जाती है ना वो होती नहीं है। और ये कुछ नावल इंटरेस्टिंग है तो वो ना, नावल पढ़ते पढ़ते मुझे भी टाइम मतलब कि पढ़ हो जाता है। ये नहीं रहता कि उकताती नहीं हूँ मैं पढ़ते हुए ना, कुछ नावल होते हैं मैं फेडअप हो जाती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि ये नावल ना वो फेडअप होने वाला सिस्टम चले। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसके 2-2 घंटे के एपिसोड दिए, नेक्स्ट हम 1-1 घंटे के ही करेंगे, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स आप लोग का बड़ा फजूल आया है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नावल पे आप लोगों का इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। तामीर खान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। अच्छा, आपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर कमेंट किया है। हाँ जी, ऐसे ही था, शुरू शुरू में तो सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे। दोनों की स्टार्ट में फर्स्ट एपिसोड में वो गई थी, ट्रिप पे गई थी, वो भी बस जान जोखा ना मना के लेके गया सी, और मना के लेके गई सी शिजरा कल से रिक्वेस्ट करने थे। नहीं पता सी कि जिन्न मैं रिक्वेस्ट कर रही हाँ तो रात में रिक्वेस्ट कर रही है तो अगले दिन उधर लड़ मरन तैयार हो जाएगी। और हाँ, स्मारा के जाने में शिजरा का अगर था तो किरदार ज़्यादा कल्ब का था, कि कल्ब ना करना तो किसी ने स्मारा वो देनी ही नहीं सी, इजाज़त ही नहीं देनी सी। आहो उत्थे ही शहरियार साहब लट्टू हो गए सी स्मारा ते, लव एट फर्स्ट साइड का शिकार हो गए थे। यार भाई, आपने जो सॉन्ग गाया मेरा फेवरेट मूवी का फेवरेट सॉन्ग है, मैंने 15 बार देख चुकी हूँ। केड़ा सी भला, मैं लिख रही हूँ आप फिर से गाना, ओके, तेरी नजरों ने दिल का किया। अच्छा वो वाला, वैसे भी मेरा फ्लू हुआ हुआ है तो बाज पता नहीं डंगरों वाली आनी है। तो चलो आप कहती हो तो आपकी फरमाइश पे, ये मेरा ख्याल वो उसका है, शाहरुख खान की फिल्म का है। अच्छा जी। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पर, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। मेरा ख्याल है आखिरी लाइन ही लिरिक्स ही, क्योंकि मैंने लिरिक भुल भुला जाते हैं। अरे वो भी, ये जो इतना सा टोटा मैं मुझे याद रह गया था ना, वो इस वजह से रह गया था, मैंने इस पे ना अपनी बहन की शादी की वीडियो एडिट की थी, इस वजह से मेरे जेन से रह गया। और आप गाएं, आप ही 2-3 लाइनें सुना दे, मेरी फरमाइश पूरी कर दें, वॉइस बड़ी ज़बरदस्त है। चले देखे दी, आपकी फरमाइश पूरी कर दी, थैंक यू। यार मैं सोचती कि आप रेटिंग अच्छी करती है, लेकिन आप तो ऑलराउंडर निकली, यानी फ्यूचर सिंगर, अल्लाह माफ़ी दे। आ गल मेरे घर वाले ने सामने आके करो, मेरे घर वाले ने कहना तू बाथरूम सिंगर भी चंगी नहीं है, एडिया तरीफा। और नावल बहुत ही प्यारा था यार, आप भी कमेंट लेट करती हूँ, आपको तो पता है मेरे पेपर्स हो रहे हैं ना। कोई नहीं, आप कर देती हैं, यही बहुत है, लेट कर दिया करें, पेपर्स पे फोकस करें पहले, उसके बाद नावल पे ध्यान दें। दिल नहीं मानना तो मामा की चोरी से सुन लिया, बहुत गुस्सा होती है एग्ज़ाम की वजह से, अब 2 दिन बाद कमेंट करूँगी, ओके। नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सो आमीन, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शिजरा शहरियार तो जज्बाती है, मगर अस्मारा को गुस्सा नाराज़गी दिखानी चाहिए थी, नावल बहुत अच्छा चाह रहा है, बेस्ट ऑफ लक। वही तो यार, होते पागल है जज्बाती लोग आ। लेकिन एटलीस्ट नाराज़गी तो दिखाती, मैं ये नहीं कह रही कि लड़ मार पैंदी और आपको सिर पाड़ देंगी, लेकिन नाराज़गी तो दिखाती बीबी। नजरत तहरीन, हम जो सोचते हैं आपका भी वही कमेंट होता है जिसे सुनकर मज़ा आ जाता है। अच्छा जी। मलिक, कमेंट अगेन। मलिक सभा का ये, क्योंकि मुझे ना कमेंट करने का स्टाइल उसी का लग रहा है। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, शिजरा ने बस मोहब्बत है तो लालच चुकी है, तो वो बस उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं अपनी देखी। आहो, मतलब उन्हें मशवरे दे रहे सी कर ला खुदकुशी, जो कर ली तो फिर बैठा रोंदा पिटदा सी, लेकिन बस उसकी टाइमिंग गलत थी यार, ये मुझे इतराज़ था। हाँ शायद यार, बहन की मोहब्बत में तो था, लेकिन जड़ी बीवी नूं जलील करता 4 बंदियां विच, वो भी तो देखो। बल्कि हो जाना कलब दा बिहेवियर देखो, अज अली किस तरह हो गया। शहरी और अस्मारा के पार्ट्स भी इंटरेस्टिंग थे। आमीन सुबह भी दुआ में याद रखे। तैयबा इफ्तिखार, थैंक्स, यू टक वेरी फनी, यू टॉक वेरी फनी, आई थिंक सो, थैंक वेलकम एंड थैंक यू। मास खान डियर, थैंक्स डियर, मज़े मज़े के नावल के लिए वेलकम। चलो, इट्स बिट लॉन्ग नावल बट इंटरेस्टिंग। चलो ये लॉन्ग है, इसीलिए इसकी लॉन्गेस्ट एपिसोड भी तो दे रही हूँ, देख लें आप लोगों के लिए तो 5-6 किस्तों में एंड हो जाना।
व्लॉग तो मेरे लिए है कि जी मैं 2 घंटे का मुसलसल बैठी भौंकदी आई भी रिकॉर्ड करती हूँ। तैयबा इफ्तिखार नाइस, साइम महित वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। ज़ैनब सज्जाद, ये एपिसोड कमाल की थी यार। अच्छा जी। जी तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा, अब मुझे इजाज़त दे, मैं चल रही हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड के साथ। और भी एपिसोड को आपको पहुँचने तक थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हुआ क्या पता नहीं क्या हुआ टाइम, क्योंकि इसको कंपाइलिंग होनी है, 2 घंटे की एपिसोड है तो टाइम तो लगेगा। तो मुझे भी इजाज़त दे, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड।